फ्रेंडशिप्स जो दारू पे होती हैं आई थिंक वो सिर्फ चाय कॉफ़ी पे मुश्किल है। वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। इंडिया में जो लोग पीते हैं ना वो काफ़ी कम है। कम है। पूरे भारत की बात करें टोटल लोग जिन्होंने लाइफ में कभी भी दारू पी है 35% से कम है। 23 इयर्स इंडिया की सबसे बड़ी लीकर कंपनी में आपने बिताया है, यूबी ग्रुप। वी ग्रो अप ड्रिंकिंग यूबी एक्सपोर्ट किंगफिशर ऑलरेडी इतना आइकॉनिक प्रोडक्ट था तो यू वांट टू ज्वाइन देयर। मैंने तो सैलरी भी नहीं पूछी, मैंने तो सिर्फ यही सोचा कि कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, बियर तो मिल ही जाएगी, बाकी देखती जाएगी। एक बियर कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट लगता है? वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में नहीं है, वो बहुत करोड़ों में है। पहले तो आपको 35-40 लाख आपके जेब में चाहिए हाथ मिलाने के लिए। सिर्फ हाथ मिलाने के लिए? हाँ जी। आज बताओ बियर कैसे बनती है, आपने कैसे शुरुआत करी इसकी? बियर के जो इंडिया में लॉज है ना वो आपको 8% के ऊपर बियर बनाना अलाउ ही नहीं करते। पर 8% है। टेक्निकली ये बियर नहीं है। ओके। बाकी जनरल लोगों के साथ क्या होता है? आपने कुछ स्टडी किया ऐसा दारू पीने के बाद में लोग? या दारू पीने दारू इज लाइक अ सोशल लुब्रिकेंट। तो आपको एक थोड़ा ईज कर देता है टू ताकि आप यू यू बिकम लिटिल बिट मोर योरसेल्फ। तो बातें आप थोड़ी अगर आप थोड़े चुपचाप हो तो दारू के बाद थोड़ी बातें ज़्यादा करोगे। तो वो जो एक इनहिबिशन रहता है वो निकल जाता है। जो थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है वो निकल जाता है। अ, और हम दुनिया में रहते हैं ना, हमारा बड़ा एक गार्डेड सा स्टेटमेंट रहता है। हम थोड़ा सोच समझ के कि दूसरा क्या सोचेगा जो मैं बोल रहा हूँ, वो हम सोच समझ के फिर बात करते हैं। पर दारू के पीने के बाद वो सारे पर्दे फिर हट जाते हैं। तो असलियत थोड़ी बाहर आ जाती है। Which is why I think दारू creates social bonding experiences much richer. फ्रेंडशिप्स जो दारू पे होती हैं आई थिंक वो सिर्फ चाय कॉफ़ी पे मुश्किल है। वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। राइट। सबसे ज्यादा बोला जाता है तू मेरा भाई है, हाँ, मतलब सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा बोला वाला डायलॉग यही है बियर के बाद में, तू मेरा भाई है। या है? 2-3 डेंजरस और चीज़ें भी हैं हाँ। कि गड्डी मैं ही चलाऊँगा, थिंग्स लाइक दैट। बट ये तू मेरा भाई है तो बड़ा आइकॉनिक है। हाँ। ये हमने इवन बिफोर आई जॉइन्ड यूबी एंड दिस कंपनी, जब हम कॉलेज में थे, दारू पीते थे, तो कोई ना कोई शाम को ये एक बार तो डायलॉग ज़रूर आता था कि तू मेरा भाई है। एंड देन लिटिल इमोशनल डायलॉग एंड ड्रामा वुड हैपन अलोंगसाइड इट। अ, तो ये तो क्या क्या जैसे क्या इंसिडेंट होते थे, मतलब कैसे कैसे होते थे, बताइए थोड़ा। ये जैसे आपने पहले पूछा ना कि दारू पीने के बाद क्या होता है? हमारे कॉलेज में जब मैंने जॉइन किया एमबीए कॉलेज में, तो वो पहली बार था कि मैं घर से बाहर था, हॉस्टल में रह रहा था दूसरे लोगों के साथ। तो मेरे लिए बड़ा अलग-सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड व्हाइल आई ग्रो अप इन बैंगलोर, ज़्यादातर हम इंग्लिश में अंग्रेज़ी में बात करते थे। बट यहाँ हर लोग काफ़ी जगह से आए हुए थे, नॉर्थ के काफ़ी लोग थे और जिस ब्लॉक में मैं था, उसमें तो नॉर्थ इंडियन ज़्यादा ही थे। तो उनकी डायलॉग ज़्यादातर हिंदी में थी। मुझे तो कुछ दिन पहले वो अंग्रेज़ बुलाते थे, तो मुझे सीखनी पड़ी हिंदी कि भई हिंदी में बात करो, नहीं तो पीपल आर नॉट एप्रिशिएटिव। हाँ। सो वी बिकेम सम ऑफ अस बिकेम वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स। तो हर एक का होता है ना, एक 4-5 लड़कों का ग्रुप बन जाता है। तो हमारे ग्रुप में जो सबसे 2 थोड़े एज में एल्डर थे। एमबीए में हर टाइप के लोग आते हैं। 22 साल से 26 साल की उम्र के लोग आते हैं कि कईयों ने काम किया हुआ है। कई डिसेंट पोज़ीशन पे थे, सेक्रेटरी भी थी, तो थोड़े ओहदे पे थे। तो वो जो 2 थे, थोड़े एल्डर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, काम किया हुआ था। तो वो थोड़े मैच्योर थे, थोड़े शांत स्वभाव के थे। बट दारू पीने के बाद एकदम उल्टा, जो 2 हमारे बीच में थे, जो एकदम शांत स्वभाव के थे, एक यूपी से था और एक पंजाब से था, उनका जो टर्न होता था ना, जैसे जेकिल एंड हाइड का, वो वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि पहले तो हम जैसे मैं कह रहा था गार्डेड रहते हैं लोग, तो वो भी गार्डेड थे, हम भी गार्डेड थे। बट जैसे दोस्ती थोड़ी गहरी हुई, फिर दारू पीना स्टार्ट किया। तो पहली रात जब हमने काफ़ी दारू पी, तो इनकी फिर असलियत बाहर आई। तो बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक वो जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे ना, जो हमने उल्टी-सीधे हरकतें की हैं दारू पीने के बाद। किसी को एक साढ़े 12 बजे रात को आइडिया आया, क्या कर रहे हैं? चलो बीच पे चलते हैं। बीच 15-20 किलोमीटर दूर है। बैठ गए बाइक पे, चले गए। रात को वहीं पे गप्पे मार रहे हैं, वहीं पे दारू पी रहे हैं और नींद आए तो वहीं सो गए। सुबह उठे तो कुत्ता मुँह चाट रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वी हैव डन दोज़ थिंग्स। तो वो जो एक्सपीरियंस है बॉन्डिंग का,
आई थिंक स्पेशली लड़कों में तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड टुडे फॉर्च्युनेटली ये थोड़ा यूनिसेक्स है, लड़कियों में भी है। बट वो जो एक्सपीरियंस है बॉन्डिंग का जो लड़कों के साथ हमारा हुआ है, आई थिंक वो इर्रिप्लेसेबल है। वो एक लाइफ का एक वो ऐसा हिस्सा है जिसे आप हमेशा दोहराओगे, कहानियाँ सुनाओगे और आप उसको कभी भूल नहीं सकते हो। एंड इट वाज़न्ट जस्ट मीटिंग गुड पीपल, बीइंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर। आई थिंक अल्कोहल प्लेड अ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट रोल। आई एम नॉट सेइंग कि दारू पी के बहुत बकचोदी करो, बट थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। करनी चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज़ आप इस इंडस्ट्री से हो इसलिए बोल रहे हो। बहुत सारे लोग नहीं पीते, मतलब कितने लोग पीते होंगे इंडिया में, कितने लोग नहीं पीते होंगे? एक्चुअली इंडिया में जो लोग पीते हैं ना वो काफ़ी कम है। पेनिट्रेशन लेवल इस कैटेगरी में इंडिया में काफ़ी लो है, कम है। बहुत कम है। ओवरऑल अगर आप पूरे भारत की बात करें तो टोटल लोग जिन्होंने लाइफ में कभी भी दारू पी है, सरप्राइजिंगली 35% से कम है, जो ग्लोबली 70-80% होता है। इंडिया में एक्चुअली काफ़ी कम है। मुस्लिम नेशंस को छोड़ के साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट। Indonesia is the other country which has 35%, but religious reasons involved over there क्योंकि it's a largely Muslim nation. So 30-35% is a very low number for India, which is why जो दारू में बिजनेस करते हैं या जो एनालाइज करते हैं दारू के बिजनेस को या स्टॉक मार्केट में दारू की कंपनीज के बारे में बात करते हैं, उनका ये बड़ा मानना रहता है कि जिस कैटेगरी में सिर्फ 35% पेनिट्रेशन है, तो हेडरूम फॉर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ जीडीपी ग्रोथ हो रही है, पेनिट्रेशन लेवल लो है, सोशल कल्चरल बिहेवियर काफ़ी चेंज हो रहा है। पहले बहुत जॉइंट लिविंग था, अब थोड़ी सिंगल लिविंग, माइग्रेशन, कंपनी जॉब की जो तरह हम वी मूव आउट। तो ऑल दीज़ फैक्टर्स विल प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण ये एक रोल रहेगा कि दारू की जो कंपनीज़ हैं, उनकी जो ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ है, वो अगले 20-25 साल तक तो बहुत प्रोटेक्टेड है। क्योंकि अगर पेनिट्रेशन लेवल इतनी लो है, जब तक वो 50-60 तक नहीं पहुँचती है, ये ग्रोथ तो होती रहेगी। वॉव! सो आपकी जर्नी मतलब 23 इयर्स इंडिया की सबसे बड़ी लीकर कंपनी में आपने बिताया है। आई गेस इंडिया की तो सबसे बड़ी हमको जहाँ तक पता है, बिल्कुल, यूबी ग्रुप। यूवी ग्रुप, यस। सर 23 साल, मतलब कैसे आपकी वहाँ जॉब लगी? ठीक है, और आपकी मतलब क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएँ रही उस कंपनी के अंदर? आपने उस कंपनी को कैसे स्केल करने में मदद किया? थोड़ा इलैबोरेट करोगे तो मज़ा आएगा आज सुनने में। 23 साल को क्रंच करके थोड़े से टाइम में बताना तो मुश्किल है, बट मैं आई विल टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट। जब मैंने अपना एमबीए खत्म किया तो यूबी वाज़ नॉट द फर्स्ट कंपनी आई हैड इन माइंड। ओके। मेरा प्लान था कि लीवर्स में मैंने अपना समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट किया हुआ था। वहाँ पे एक प्री प्लेसमेंट ऑफर टाइप का भी हाथ में था। बट दैट वाज़ प्रोवाइडेड दे केम टू द कैंपस और अपना लास्ट राउंड इंटरव्यू का एंड दे प्रीटी मच हायर यू। बट जिस साल में ग्रेजुएट हुआ, कुछ इकोनॉमिक रीजंस कुछ ऐसे से काफ़ी बड़ी कंपनीज ने कई कैंपसेस में नहीं गए। दे वेंट टू जस्ट फ्यू सिलेक्टेड कैंपस। तो लीवर्स का जो मुझे लग रहा था मुझे रोल ऑफर मिलेगा क्योंकि मेरा समर ट्रेनिंग बहुत अच्छा गया एंड आई वाज इंडिकेटेड कि आपका मोरलेस हो गया, हम कैंपस में आएंगे, आपको तो शॉर्टलिस्ट करके ले ही लेंगे। वो नहीं हुआ। सो देन आई लुक्ड एट व्हिच आर द अदर कंपनीज जो हमारे कैंपस पे आई है एंड यूबी वाज वन ऑफ देम। और यूबी कैंपस से कई कई साल आने से पहले हम बियर पीना तो हमने स्टार्ट कर ही लिया था। तो वी ग्रू अप ड्रिंकिंग यूबी एक्सपोर्ट, किंगफिशर एक्सेट्रा। ज़्यादातर लोग बियर से ही स्टार्ट करते हैं तो हमने भी बियर से ही स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट रम, वोडका, व्हिस्की वगैरह सब लोग करते हैं। बट बियर इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, राइट? तो व्हेन यू हैव ग्रोन अप विद अ ब्रांड एंड दैट ब्रांड हैज़ बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ विद योर फ्रेंड्स, जो मेमोरीज़ हमने क्रिएट किए थे कॉलेज से लेके एमबीए तक, अगर वो प्रोडक्ट आपके सामने और साथ में था हमेशा, अगर आप वहाँ जाकर काम कर सको, तो ये आइडिया इट 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 जस्ट मेड इट कि हाँ, दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट को लव करते हो, आप कंज़्यूम करते हो, तो आपका एक मन तो कहता है कि यार इधर थोड़ा काम करते हैं, देखते हैं इसके पीछे क्या है, राइट? क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ऑलरेडी इतना आइकॉनिक प्रोडक्ट था, तो यू वांट टू जॉइन देयर, प्लस आप कंज़्यूम भी करते हो। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था जब इंटरव्यू से कि मैंने तो सैलरी भी नहीं पूछी, मैंने तो सिर्फ यही सोचा कि कंपनी जॉइन कर लेते हैं, बियर तो मिल ही जाएगी, बाकी देखी जाएगी। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप जॉइनिंग। हाँ। एक्चुअली उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस था काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज़ दे हैड ओनली वन ओपनिंग फॉर अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन सेल्स एंड मार्केटिंग दैट ईयर एंड दे हैड गॉन टू 2-3 campuses including IIM Bangalore and my college.
तो जब फाइनल राउंड हुआ तो 2 लड़के शॉर्टलिस्टेड थे, जिनको कैंपस से फिर उनके हेड ऑफ़िस जाना पड़ा बैंगलोर में, और उनका तब ऑफ़िस सेंट मार्क्स रोड पे था। जो अब वखाड़ हॉस्पिटल है उसके ऊपर इनके 2 फ्लोर हुआ करते थे। तो वहाँ जब हम गए तो मैंने उससे बात की, जो लड़का मेरे साथ बैठा था। तो ही सेड मैं बैंगलोर से हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने 4 साल काम भी किया है। आई सेड यू नो एक होता है ना, आप 2 लड़कों को बुलाते हो किसी के इंटरव्यू के लिए अपने बॉस के साथ, तो आप एक बुलाते हो कि मेरी ये चॉइस है। मैं एक रिजेक्शन के लिए एक और बुला लिया है, तो आप उसको रिजेक्ट कर लेना, मेरी चॉइस ये थी, आप उसको ले लेना। तो मैंने सोचा ये मैं तो रिजेक्शन चॉइस लग रहा हूँ। उसके 4 साल है, आईएम बैंगलोर से है, उसने पीएनजी में 4 साल काम किया है, तो मैं कहाँ फिट आऊँगा? बट लकीली द इंटरव्यू वेंट वेरी वेल। अ इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर कल्याण गांगुली, बड़े विजनरी आदमी हैं। आई थिंक यूबी जहाँ है, काफ़ी हद तक उनके विजन की वजह से है। उनकी वजह So से। they joined, he joined the company at a very young age. He became president at a very young age. I think at the age of 46 or 48 he was a president. उन दिनों में इतना यंग प्रेसिडेंट होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। So he became a very young president, and when I came into the room for the interview, I still remember this, and I whenever I meet him I remind him the story. तो वो कुछ अपने पेपर्स वगैरह साइन कर रहे थे, एचआर हेड ने मुझे अंदर लेकर गए। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं थोड़ा बैठो, मैं 5 मिनट साइन कर लेता हूँ सारे पेपर। तो साइन किए, और मैं मार्केटिंग सेल्स जॉब के लिए गया हूँ। तो मैंने सोचा अब ये भी प्रेसिडेंट है, मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं, इन्होंने मार्केटिंग में बहुत काम किया है, रैकेट कोलमैन में, उससे बाद हर्बर्टसन, यूएसएल जो लिकर साइड का बिज़नेस था वहाँ पे, और फिर उसकी वजह से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया बियर डिवीज़न में। तो ये मार्केटिंग के कुछ टफ सवाल पूछेंगे। तो ही लुक्ड अप एट मी, एंड उन्होंने अगले 15 या 20 मिनट मुझे अकाउंट्स, फाइनेंस वगैरह पे ग्रिल किया। तो मैं जवाब तो जहाँ तक मुझे आते थे मैं दे रहा था, बट मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था कि भई इनको याद दिलाओ, सेल्स मार्केटिंग की इंटरव्यू थी, ये तो फाइनेंस के क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं? तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद व्हेन आई डिड गेट हायर्ड एंड आई जॉइन्ड, आई आस्क्ड हिम द क्वेश्चन, आई सेड यू थ्रू मी ऑफ गार्ड। फर्स्ट 20 मिनट्स आप सिर्फ फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एंड आई हैड कम फॉर अ सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब, सो आई थॉट यू विल आस्क मी सेल्स एंड मार्केटिंग। ही सेड देखो, बिफोर दे ब्रॉट यू टू माय रूम, मुझे पता था कि आपकी इंटरव्यू एचआर वाले ने तो कर ली है, तो बंदा कैसा है उन्होंने जज कर लिया है। फिर आपको मार्केटिंग वाले ने इंटरव्यू कर ली है 1 घंटे की, तो आपकी सेल्स मार्केटिंग की कुछ कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसने अज़्यूम कर लिया है। अब जब मुझे बुलाया है बात करने के लिए, तो ये दोनों तो टिक बॉक्स होंगे, तभी मेरे पास भेजा है। तो मैंने कहा मैं 2 चीज़ें पूछता हूँ जो इसको नहीं पता होंगी। एक तो मैं फाइनेंस के क्वेश्चन पूछता हूँ देखने के लिए कि ओवरऑल बिज़नेस आइडिया भी है कि नहीं, कि एमबीए में सिर्फ सेल्स मार्केटिंग के बारे में सीख के आ गया लड़का। दूसरा, इट वाज़ टू थ्रो यू ऑफ गार्ड, टू सी कि आप जब एक डिफिकल्ट पोज़ीशन में डाले जाते हो, जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आप उसका रिएक्शन कैसे करोगे? तो ही सेड यू हैंडल्ड योरसेल्फ वेल, दैट्स व्हाई वी हायर्ड यू ओवर द अदर गाय, ऑल्दो उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, बट वो थोड़ा रैटल हो गया, क्योंकि उसका सेल्स का एक्सपीरियंस था, एंड ही वाज़ एक्सपेक्टिंग कि उसको सेल्स की जॉब के लिए बुलाया जा रहा है, सेल्स के क्वेश्चन पूछेंगे। और जब हमने फाइनेंस पे क्विज़ करना किया, ऐसे नहीं कि उसको नहीं आता था, बट वो बड़ा परेशान सा हो गया, व्हिच यू डिडन्ट हैव, सो व्हिच इज़ व्हाई यू एंडेड अप गेटिंग हायर्ड। सो yeah, that's how I ended up joining the company, by answering questions in finance. तो पहले उन्होंने मुझे सेल्स में भेजा, जो आई थिंक हर एक को करना चाहिए। जब तक आप कस्टमर या कंज्यूमर के साथ एंगेज नहीं करते हो ना ऑन ग्राउंड, आप मार्केटिंग में भले चले जाओ, आपको कैसे समझ आएगा कि सेल कैसे हो रही है? आपकी बड़ी एक किताबी नॉलेज होती है, तो जब तक आप उसको ऑन ग्राउंड खुद नहीं करते हो, आप नहीं समझ पाते हो कि ये एक्चुअली कैसे होता है। और जब आप समझ पाओगे तो आप एक एम्पैथाइज़ करोगे सेल्स वालों के साथ कि ये बिज़नेस मुश्किल है, सेल करना ईज़ी नहीं है। सिर्फ़ वहाँ जाके गप्पे मार के डिस्काउंट दे के आ जाओ, इट्स नॉट जस्ट दैट, देयर इज़ अ लॉट मोर इन्वॉल्व्ड। प्लस नोबडी कैन हुडविंक यू। आपके आँखों के ऊपर कोई पर्दा नहीं डाल सकेगा कि नहीं, नहीं सेल तो ऐसे होती है, वैसे होती है। अगर आपने खुद किया है ना तो आपको फिर एक एक्सपीरियंस रहता है। राइट। So it's very good that people take up sales experience initially. I think all companies should insist on it, and if companies don't do it, the candidates who join उनको खुद ही इंसिस्ट करना चाहिए। तो सेल्स किया मैंने 3-4 साल, कलकत्ता में था। बहुत जल्दी मैंने बंगाली सीखी, क्योंकि जब आप लोकल लैंग्वेज में बात करते हो तो एक इमोशनल कनेक्ट रहता है राइट। रिटेलर के साथ, जो इम्पोर्टेंट है सेल करने के लिए, रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए। और हर मार्केट में ना जो कस्टमर है, जो रिटेलर है, उसका बोलने का तरीका और उसका बिज़नेस करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। राइट। तो आप आए हो अपनी किताबें पढ़ के मैनेजमेंट गुरु की तरह,
और आपको लगता है कि एज़ लॉन्ग एज़ मैं इसको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह समझा दूँ, तो बिज़नेस हो जाएगा। बट एक्चुअली बिज़नेस वैसे होता नहीं है, और जो कलकत्ता में मैंने बहुत जल्दी सीखा। एक दुकान है वहाँ पे एयरपोर्ट के पास, तो जब भी मुझे सेल्स की शीट्स आती थी ना, एक शीट पे हमेशा हमारा ज़ीरो होता था, और हमारा मार्केट शेयर बहुत हाई था। वी हैड 70% प्लस मार्केट शेयर, राइट। बट एक आउटलेट है हमेशा ज़ीरो। ओके। और मैं 3-4 महीने से देख रहा था। तो मैंने अपना जो सेल्स का लड़का था उधर, मैंने उसको पूछा कि यार ये आउटलेट हमेशा ज़ीरो क्यों है? ही सेड नहीं, नहीं ये हमसे नहीं खरीदता है, और ये तो कई साल से नहीं खरीदता है। आई सेड व्हाट डू यू मीन कई साल से? ही सेड मेरे जॉइन करने से पहले इसने यूबी से बिज़नेस बंद किया हुआ है। आई सेड बट क्यों? हमारा बिज़नेस, वी गिव गुड डिस्काउंट, हमारे प्राइसेज़ अच्छे हैं, हमारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, तो जिसका थ्रूपुट ज़्यादा रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर आती है। तो मैंने अपने ज्ञान उसको बाँटे। उसने मुझे सुन लिया। उसने कहा भई ट्राई किया है, वो तो गाली-गलौच देके बाहर भेज देता है, जब भी बिज़नेस की बात करते हैं। तो आई सेड ठीक है, ऐसे मत कर, तू बिज़नेस की बात मत कर, तू उधर जा और सिर्फ़ बोल कि दादा मैं तो गुज़र रहा था, बिज़नेस का बात नहीं करने आया हूँ, एक चाय पिला दो। बंगाली आपको कभी ना नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ, आ जाओ। वो कुल्हड़ में एक चाय तो आपको पिला देगा। ऐसे तू 3 महीने सिर्फ़ चाय पी, हफ़्ते में 1 बार चले जा, सिर्फ़ चाय पी, एटलीस्ट इतना हो जाए कि अगर जब मैं आऊँ तो मेरे सर पे कुछ ना मारे, मुझे अंदर अलाउ कर दे। तो जब हम गए पहली बार, 3 महीने बाद एक दिन बोला कि दादा अरे! मेरा तो आज बॉस भी आया है, आज 2 कप चाय मिल जाएगी? तो रिलक्टेंटली ही सेड हाँ, ठीक है, ले आओ अंदर। तो बैठ गए। तो पहले तो हमने गप्पे-शप्पे मारी, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बात किया, थोड़ा फुटबॉल के बारे में बात किया। ये दोनों चीज़ें कलकत्ता में बहुत चलती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लो तो एक बातचीत तो स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो फिर मैंने थोड़ा-सा अपना बिज़नेस की तरफ घुसा। मैंने कहा यार मैं तो नया जॉइन किया हूँ, 4-5 महीने ही हुए हैं। मैं देख रहा हूँ आप यूबी के साथ काम नहीं करते हो। चक्कर क्या है? नहीं, नहीं, नहीं बिज़नेस का बात करेगा हम बाहर निकाल देगा। ऐसे नहीं, नहीं मैं बिज़नेस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही क्यूरियस हूँ कि क्यों नहीं बात करते हो? तो उसने कहा 15 साल पहले एक आदमी आया था, उसने मुझे ये प्रॉमिस किया था, उसने नहीं दिया, मैंने बिज़नेस बंद कर दिया। अब बंदा 15 साल से नाराज़ होके बैठा है, उसकी जो कॉस्ट है, जो भी उसको प्रॉमिस किया था शायद 2000 की थी या 1500 की थी, इट वाज़ इनसिग्निफिकेंट बट किसी ने उसको सॉल्व नहीं किया, तो वो इमोशनल एंड बंगालीज़ आर वेरी इमोशनल पीपल। तो आई एक्सप्लेन टू हिम कि देखो आप हमारे साथ बिज़नेस नहीं कर रहे हो, हमारा आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आपके जो आप बाकी के प्रोडक्ट्स बेचते हो, कंज़्यूमर उसको खरीदना नहीं चाहता है। तो आपका थ्रूपुट कम है, आपका स्टॉक अटका रहता है, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो लो है। आप उसको इम्प्रूव करो हमारे साथ। ही सेड वो सब मुझे नहीं पता। वो मुझे प्रॉमिस किया था, वो दिया नहीं तो मैं बिज़नेस नहीं करेगा। तो आई रियलाइज़ वेरी अर्ली कि नोइंग बिज़नेस इज़ गुड, बट अंडरस्टैंडिंग अ कस्टमर्स इमोशंस इज़ आई थिंक एज़ मच इम्पोर्टेंट। वो जो चीज़ है ना राइट। कि आप कस्टमर की जो अ दुखती रग को बात कर लो या उसकी जो एक कनेक्शन थ्रू द हार्ट है, वो अगर आप समझ सको तो वो पल्स अगर आप समझ सको, तो आप बिज़नेस बहुत बढ़िया कर सकते हो। भले ही आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो या एंटरप्रेन्योर हो। वो पल्स समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो पल्स मार्केट टू मार्केट थोड़ी अलग होती है। राइट। और वो इमोशनल कनेक्शन बी-स्कूल आपको नहीं समझा सकता। आपको खुद मार्केट में उतर के, बातचीत करके समझना पड़ेगा। और अगर आप समझ सकते हो तो आई थिंक आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट ज्ञान मैं उसको पढ़ाने गया था पर उसने जो मुझे मैनेजमेंट का ज्ञान पढ़ाया जो किसी बी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, आई थिंक वो बड़ा एक इनवैल्यूएबल लेसन था मेरे लिए। एंड आई लुक्ड एट पीपल एंड लुक्ड एट कन्वर्सेशंस वेरी डिफरेंटली उस दिन के बाद। वाह! ये तो बहुत रियल इनसाइट है, मतलब एक कस्टमर, मतलब 15 साल से एक बंदा कोई बात मन में लेके बैठा है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो भी गया उधर बिज़नेस की बात करके आ गया। हाँ, सही। इसने ये नहीं समझा कि इसकी प्रॉब्लम बिज़नेस नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है कि समबडी हैज़ हर्ट हिम। नाउ यू नीड टू रिपेयर दैट हर्ट फर्स्ट। तो पहले तो माफ़ी माँगो, अरे गलती आपकी नहीं थी, आपकी प्रेडेसेसर की प्रेडेसेसर की प्रेडेसेसर की थी। बट गलती तो हुई है ना, उसी कंपनी से हुई है, आप भी उसी कंपनी से हो, तो पहले तो माफ़ी माँगो, उसको थोड़ा समझाओ-बुझाओ, पहले तो उसकी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करो, बिज़नेस कल बात कर लेंगे। पहले प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो बिज़नेस हो ही जाएगा। मतलब आदमी के इंटरेस्ट को देखना है कि मतलब उसका इंटरेस्ट किस में है। अगर उसके इंटरेस्ट की बात आपने नहीं करी तो फिर आपके इंटरेस्ट की बात नहीं करनी है आपको उससे। बिल्कुल, हम हमेशा जाते हैं अपनी तरीके से बात करने के लिए, हाँ। जो हमें चाहिए। राइट, राइट। और अगर आप समझ सकते हो कि उसको क्या चाहिए और वो हमेशा डिस्काउंट या एडिशनल मार्जिन नहीं होता है। राइट। समटाइम्स इट्स अ फ्यू अदर थिंग्स। अगर आप उसको समझ जाओ, तो आप बिज़नेस बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो आपने सेल्स, यहाँ पे आपने पहले सेल्स समझने की कोशिश करी कि सेल्स होती कैसे है? फिर सेल्स से आप मार्केटिंग में कैसे एंटर हुए हैं? तो मेरा जब जब मैंने यूबी जॉइन किया था और मेरे 1 साल
काम कर लिया था, तो एचआर हेड के साथ या सेल्स मार्केटिंग के जो हेड थे उनसे जब बातें होती थी, तो मैं कह देता था कि मुझे 3-4 साल तो सेल्स में रहना है। भले ही आप मुझे मार्केट में पहले बुलाओ, मुझे नहीं आना है, मुझे सेल्स में रहना है, क्योंकि मुझे ऑन ग्राउंड बिज़नेस कैसे होता है पहले वो समझना है। पर उसके बाद मुझे मार्केटिंग में आना है। तो जब मेरे 2 ढाई साल हो गए थे, तो आई स्टार्टेड रिमाइंडिंग देम कि भई मेरे 2 ढाई साल हो गए हैं, 3 साल बाद मुझे मार्केटिंग में आना है। तो दे क्रिएटेड अ पोज़ीशन फॉर मी एंड ब्रॉट मी टू मार्केटिंग। बट जैसे हर यंग मार्केटिंग एग्ज़ेक्टिव के साथ होता है, आई थिंक होता है अभी भी, तो जो किसी को नहीं काम करना है ना, जो ब्रांड बिक नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, वो आपको थमा दिए जाते हैं कि ये नया बच्चा आया, पहले तो तुम इसको सँभालो। इसको बेचो। तो मुझे ऐसे एक ब्रांड दिया गया था जो थोड़ा डिक्लाइन में था। क्या नाम था ब्रांड? किंगफिशर ग्रोथ में था, हाँ। और ईस्ट में एक ब्रांड था कल्याणी ब्लैक लेबल, वो डिक्लाइन में था। क्योंकि किंगफिशर नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बन गया था। तो उसके अगेंस्ट यूबी के खुद के ब्रांड्स भी डिक्लाइन में ऑब्वियसली हो रहे थे। तो एक मुझे चैलेंज दिया था कि ठीक है, तुम कलकत्ते में काम किया हुआ है, तो एक कल्याणी ब्लैक लेबल आप सँभालो। दूसरा, एट दैट टाइम मल्या ने एक कंपनी खरीदी थी, और एक बड़ी पॉपुलर ब्रांड हुआ करती थी 90s में इन बॉम्बे एंड महाराष्ट्र, लंडन पिल्सनर करके, आज भी काफ़ी मशहूर है। तो वो कंपनी खरीदी गई थी, तो वो ब्रांड लंडन पिल्सनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा डिस्काउंट होके बिक रहा था। क्योंकि किंगफिशर थे, स्ट्रोज़ था, काफ़ी ब्रांड्स हो गए थे। तो ज़्यादा बिक नहीं रहा था। तो डिस्काउंट कर के वो बेचते थे। तो कंपनी जब खरीदी, तो हमें ये ब्रांड को एक नई तरीके से बेचना था। तो उसकी नई पैकेजिंग, डेवलपमेंट वगैरह रीलॉन्च हमें करना था, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बियर की इंडस्ट्री थोड़ी ग्रो कर रही थी, तो एक लंदन नंबर 1 स्ट्रॉन्ग भी लॉन्च करना था। तो ये मेरे 2-3 शुरू के प्रोजेक्ट थे। एक ब्रांड जो डिक्लाइन में है, और एक बिल्कुल ही मरा हुआ है जो कंपनी के ओनर ने खरीद लिया है किसी से, और आपको बोला है कि आप इसका कुछ करो। तो ये मेरे 2 प्रोजेक्ट थे। बट पहले साल में फॉर्च्यूनेटली मैं यंग एग्ज़ेक्टिव था, तो थोड़ा जोश था, अ, और जो मैंने काम दोनों ब्रांड्स पे किया, वो मुझे लगता है ठीक-ठाक ही होगा, क्योंकि बाय सेकंड ईयर मेरे जो हेड ऑफ मार्केटिंग थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि आई मूव टू किंगफिशर ब्रांड पोर्टफोलियो, क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकूँगा। तो किंगफिशर में मेरी मूवमेंट काफ़ी जल्दी हो गई इन द मार्केटिंग स्कीम ऑफ थिंग्स। नहीं तो कई लड़के मैंने देखा है यूबी में जॉइन करते थे, अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं, 4-5 साल वही कोई थके हुए ब्रांड मैनेज कर रहे हैं, उनको किंगफिशर में अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। एंड किंगफिशर वाज़ यूबी, यूबी वाज़ किंगफिशर। तो अगर आप किंगफिशर नहीं सँभाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो यूबी में, राइट? तो वहाँ पे जल्दी आना मेरा एक एडवांटेज हुआ मुझे। एंड आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स व्हिच आई डिड व्हिच कॉट पीपल्स अटेंशन, एंड दिस वाज़ 2001-2002 फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। एंड उन दिनों में पब्स बार जैसे आज हैं वैसे नहीं थे। हर एक में बड़ी टीवीज़, स्क्रीन्स नहीं हुआ करते थे। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब पब वर्ल्ड, दी पब, नासा, ये सब बार्स, पब्स बैंगलोर में हुआ करते थे, उनमें से काफ़ी बंद हो गए हैं आज। तो कुछ में छोटे टीवीज़ थे, कुछ में नहीं थे। तो एक सबसे पहले जो आज एक बड़ा नॉर्मल है, आप पब में जाओगे जिस दिन क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच हो रहा है, एक बड़ी-सी स्क्रीन होगी, बियर पे ऑफ़र होंगी, तब ऐसा नहीं होता था। तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी हैड डन व्हेन आई जॉइन्ड किंगफिशर वाज़, जो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हो रहा था, उसके साथ हमने एक प्लान बनाया कि हम खुद की स्क्रीन्स हायर करेंगे, पब्स में लगाएँगे, और पब्स को जाएँगे, बोलेंगे देखो हम स्क्रीन्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से लोग आएँगे, और हम बियर की ऑफ़र्स करेंगे, तो वो लोग ज़्यादा पिएँगे। पिएँगे तो आपका खाना भी खाएँगे, तो आपकी प्रॉफ़िट भी बढ़ेगी, और हमारी बियर भी पॉपुलर होगी। सम वर रिलक्टेंट, सम सेड नहीं, 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 मुझे ये बकवास नहीं करना है, मेरा जैसे चल रहा है, चल रहा है। ऑब्वियसली कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं, बट ज़्यादातर मोस्ट पब्स सॉ कि ये आइडिया इंटरेस्टिंग है, कोई और खर्च कर रहा है, तो मैं ना क्यों बोलूँ? सही बात है। और तब सैटेलाइट रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे कि आपको स्टार टीवी, सोनी से जाके परमिशन लेनी है। हमने तो कर दिया, और वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो बाय द टाइम इट बिकेम पॉपुलर, सेमीफाइनल, फाइनल जब आने वाला था, तो तब मैंने एक और आइडिया लॉन्च किया था कि हम जाके तब मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करते थे, सिंगल स्टैंड अलोन थिएटर्स हुआ करते थे। वी सेड वील टॉक टू एक्साइज, वील गेट अ वन डे लाइसेंस, और हम थिएटर में बियर सर्व करेंगे और मैच दिखाएंगे बड़ी स्क्रीन पे, 70 स्टाइल। तो कई जगह पे तो परमिशंस नहीं मिली, पौंडीचेरी में मिल गई थी, गोवा में मिल गई थी, तो ऐसे जहाँ मिली मिली। मेरे लिए तो एक इनोवेशन में टिक मार्क ना। तो these 2-3 थिंग्स व्हिच आई डिड इनिशियली, आई थिंक मेड पीपल बिलीव कि हाँ, हमने इसको किंगफिशर में डाला है, इसने कुछ अच्छा काम किया है विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आई रीपेड देयर फेथ, एंड दैट स्टाइल ऑफ डूइंग लार्ज स्क्रीनिंग, टुडे आई थिंक एवरी ब्रांड, एवरी पब डज़। अब ब्रांड करे ना करे, पब खुद ही करता है, खुद ही कर देते, राइट? बट उन दिनों में बहुत कम हुआ करता था।
बट ग्लोबली मैंने देखा था वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बड़ा पॉपुलर है, पार्क्स में स्क्रीन्स वगैरह लगाते हैं। तो वो मैंने कुछ देखा हुआ था पहले, तो उसकी वजह से दैट ऑल्सो हेल्प मी कि मुझे राइट। एक एक्सपीरियंस था कि ऐसे होता है, इंडिया में भले ही ना हो। तो वो मैंने क्रिएट किया तो बड़ा पॉपुलर हो गया। टुडे इट्स पार फॉर कोर्स। राइट। उसके बाद देन ऑफ कोर्स किंगफिशर में बहुत सी और हमने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें की हैं। आई कांट से ऑल ऑफ देम वर माय इनिशिएटिव्स बट आई वाज़ पार्ट ऑफ सबसे देम। आपको, हाँ, सबसे आपको स्मार्ट मूव लगता है आपको? या तो ये अर्ली डेज़ में एक बड़ा स्मार्ट मूव था। फिर एडवर्टाइज़मेंट कैम्पेन्स क्रिएटिव्स बहुत क्रिएट किए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम किंगफिशर कैलेंडर का आइडिया जब अतुल कसबेकर ने दिया तो एट सम पॉइंट इट रोल्ड डाउन टू मी, सो आई वाज़ इन्वॉल्व्ड विद दैट एज़ वेल। वो आई थिंक अतुल कसबेकर की एक जो क्रिएटिव है किंगफिशर कैलेंडर, एक बड़ा आइकॉनिक चीज़ उसने बनाई। और उसका सबसे इंटरेस्टिंग मार्केटिंग टूल ये था कि हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएँगे जो सबको चाहिए, बट हम किसी को नहीं देंगे। और उसकी मार्केटिंग की ट्रिक एंड गिमिक यही थी। सबको चाहिए चाहिए। सबको, बट हम किसी को नहीं देंगे। हमने उसको ना बेचा, ना हमने गिफ्ट किया। हम उसको बड़े लिमिटेड नंबर्स में बनाते थे और हमारे जाने-पहचान के जो लोग थे उन्हीं को जाते थे। बट चाहिए सबको था। तो देयर वाज़ अ डिमांड फॉर 100,000 किंगफिशर कैलेंडर्स, बट हम प्रिंट करते थे 1000। एंड वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मार्केटिंग मनी इन क्रिएटिंग द प्रॉपर्टी, इन प्रमोटिंग द प्रॉपर्टी। एंड उस प्रॉपर्टी की वजह से आई थिंक किंगफिशर की जो एक प्रीमियम इमेजरी बनी, आई थिंक किंगफिशर कैलेंडर प्लेड अ रोल इन दैट एंड द वे इट वाज मार्केटेड, क्योंकि पब्लिसिटी हम उसकी दबा के करते थे, उसको क्रिएट करने के लिए पैसे भी बढ़िया खर्च करते थे। वी यूज्ड टू गेट आइकॉनिक मॉडल्स एंड एक्टर्स टू शूट फॉर द कैलेंडर। वी यूज्ड टू शूट इन वन न्यू आइकॉनिक लोकेशन एवरी ईयर। कभी साउथ अफ्रीका हुआ, कभी स्पेन या फ्रांस हुआ, कभी इंडोनेशिया हुआ, so we went to different locations, Brazil, Australia. So through the calendar at that time in early 2000s, लोगों ने नई कंट्रीज डिस्कवर की कि स्पेन में ऐसा भी दृश्य है। एंड दीज आर डेज की इंटरनेट वाज अर्ली डेज, तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो हर साल 2-3 सवाल तो बड़े आइकॉनिक हमेशा आते थे जर्नलिस्ट से। कौन शूट कर रहा है डिसाइडेड था। किंगफिशर क्रिएट करेगा, अतुल कसबेकर इसको शूट करेगा। मॉडल्स या एक्टर्स कौन है, वो एक बड़ा एक क्यूरियोसिटी रहता था, तो हम उस पे भी बड़ा हश-हश रखते थे, बड़ा थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते थे, कीप पीपल हंग्री, हाँ। राइट? एंड कहाँ पे शूट हो रहा है यूज्ड टू बी अ बिग मिस्ट्री एंड वी यूज्ड टू रिलीज़ इमेजेस हुँ। वेरी स्लोली कि आपको एक थोड़ा-सा आइडिया मिले, शायद स्पेन है, शायद मोरक्को है, पता नहीं कहाँ। एंड क्रिएट अ लिटिल ऑरा अराउंड द कैलेंडर। एंड आई थिंक वो जो कैलेंडर का और डिजिटली हम उसको काफ़ी प्रमोट करते थे, हुँ। एडवर्टाइज़मेंट करते थे उसपे। बट वो जो फिज़िकल कॉपी है, वो हम किसी के हाथ में नहीं देते। एंड आई थिंक दैट क्रिएटेड दिस होल नीड फॉर मुझे कैसे भी करके कैलेंडर दे दो। द नंबर ऑफ पीपल आई वुड मीट एंड आई वुड आस्क देम कि यार मैं किंगफिशर में काम करता हूँ, अगर मुझसे एक चीज़ चाहिए तो क्या है? 9 आउट ऑफ 10 टाइम पीपल से यार मुझे किंगफिशर कैलेंडर दे दो। And I think that was the success of the marketing gimmick that we created around it, that we will make it uh, ultra popular, we will make it big, we will speak about it, but we won't give it to anybody. And that will create this whole need for फिर जैसे आपको कुछ चीज़ नहीं मिलती है, आप उसको और भी चाहते हो. You want it even more. And I think that is what we did with the Kingfisher calendar very well. ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी सर। तो वो उसकी जो एक जर्नी थी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट। फिर ऑफ कोर्स आईपीएल जब आया तो हमारे पास 2 चॉइसेस थी। हमारी जो लिकर की कंपनी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कंपनी के लिए बिड करेंगे, अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। और हमने डिसाइड किया हम अपना ब्रांड के साथ एक टीम नहीं बनाएँगे, क्योंकि जब टीम अच्छा खेलेगी तो किंगफिशर की सब जय-जयकार करेंगे। जब टीम अच्छा नहीं करेगी तो हमारी बॉटलें फोड़ेंगे। तो इसलिए हम थोड़ी दूसरी स्ट्रैटेजी करेंगे, हम 4-5 टीम के साथ टाई अप करेंगे और अपना एक कैंपेन बनाएँगे। और उस टाइम पे जो कैंपेन बना था उसकी जो लाइन है, एक तो किंगफिशर की खुद की एक लाइन बड़ी पॉपुलर है, किंग ऑफ गुड टाइम्स। बट उसके साथ-साथ जो हमने उस टाइम पे वो लाइन क्रिएट की, डिवाइडेड बाय टीम्स, यूनाइटेड बाय किंगफिशर, वो बड़ी पॉपुलर हुई और हम उसको पॉलिटिकल रैलीज़ में भी देखते थे। हाँ। वेयर पीपल होल्डिंग बैनर्स की डिवाइडेड बाय पार्टीज़, यूनाइटेड बाय कंट्री, डिवाइडेड बाय रिलिजन, यूनाइटेड बाय थिंग्स लाइक दैट। So obviously that line caught on in many ways, and that was a very successful campaign for us. So interesting, marketing journey, which obviously allowed me to become head of marketing at some point of time, which is a privilege more than a
मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स अ प्रिविलेज, बिकॉज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे पहले कई लोग आके गए हैं और उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है इस ब्रांड को क्रिएट करने के लिए। अब आपको अपना कंट्रीब्यूशन उसमें जोड़ना है, और बड़े ध्यान से जोड़ना है, क्योंकि उस जब एक ब्रांड की एक इमेज होती है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है आपसे, और आपको बड़ा केयरफुली उसमें थोड़े और ब्रिक बाय ब्रिक लेयर्स ऐड करने हैं, उसको एक और पॉपुलर से महा पॉपुलर और आइकॉनिक ब्रांड बनाने में। बट ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, कोई मिस्टेक्स भी तो होती होगी। मिस्टेक्स तो बहुत होती हैं ऑब्वियसली। सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या थी मार्केटिंग के अंदर? तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हम कर रहे थे तो हमने बहुत सी गलतियाँ की, और जब हम जब कैटेगरी ग्रो हो रही है तो ऑब्वियसली आप नए ब्रांड्स, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हो, और ये आइडियाज़ हर जगह से आते थे। प्रेज़िडेंट से आ रहे हैं, कभी मिस्टर माल्या से डायरेक्टली आ रहे हैं, कभी जो आपके रूम में चाय देने के लिए आ रहा है वो आइडिया दे रहा है। तो किंगफिशर जैसा ब्रांड होता है ना, जो हर हर एक के दिल के पास है, तो सबको लगता है फेविकॉल की तरह कि मैं एक आइडिया मैं भी दे दूँ। तो आइडिया हर जगह से आते थे, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम उन आइडियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देते थे जो सीनियर लोग से आए हैं। उस पे नहीं, नॉट नेसेसरीली उस पे कि जो आइडिया चलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो सीनियर लोग आइडिया दे रहे हैं वो नहीं चलेंगे, बट ऑब्वियसली द प्ले वाज़ कि अगर वो सीनियर है तो उसके आइडिया पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं, वो जूनियर है उसको साइड में रखो, उसको बाद में करेंगे। तो इसकी वजह से एटलीस्ट मेरी लाइफ में बड़ा कन्फ्यूज़न होता था, और मार्केटिंग टीम में स्पेशली बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। तो हमने थोड़ा-सा अपना एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन फनल टाइप क्रिएट किया, और एक प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम हर आइडिया को एक्सेप्ट करते थे, हर आइडिया को डिस्कस करके फिर फ़िल्टर करते थे, और इन्वेस्टमेंट्स उसके बाद होती थी। बट जब ये प्रोसेस नहीं था ना, तो हमने काफ़ी आइडिया होते थे कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो हमने ऐसे कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। एंड आई थिंक वी मेड बिग मिस्टेक्स इन दैट, क्योंकि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करके आप उस पे जो एनर्जी, टाइम, पैसा स्पेंड करते हो वो 2-3 साल के लिए मिनिमम करते हो, और उसके बाद जब आपको रियलाइज़ होता है कि शायद ये प्रोडक्ट की नीड ही नहीं थी, राइट? तो 3 साल की एफर्ट तो वेस्ट हो गई। तो ऐसे बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी की हैं, छोटी-छोटी नहीं, बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं। और इसकी वजह से आई थिंक हर कंपनी को एक इनोवेशन की जो टीम है बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से फिर आप डिसाइड कर सकते हो कौन से प्रोडक्ट्स। कोई ब्रांड था जिसका नाम फेल हो गया कोई? तो हमने एक ब्रांड लॉन्च किया, जो बड़ी बुरी तरह से पिटा था, बट हर सक्सेस स्टोरी के साथ आप फेलियर के साथ भी उतना ही सीखते हो। तो हमने एक ब्रांड लॉन्च किया था जैगुआर करके, और बियर जो बनती है 5% अल्कोहल पे बनती है या 8% पे बनती है, और जैगुआर एक, और जो 8% भी है, कई लोग 6.5-7% बनाते हैं, 7.5। जैगुआर एकदम 8% के नज़दीक थी, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर ड्रिंक थी, और उसका जो टेस्ट था थोड़ा बियर वाइन फ्यूज़न टाइप का टेस्ट था। टुडे, और तब कस्टमर को ये टेस्ट तब क्राफ्ट बियर नहीं थी। कस्टमर को लगता था कि बियर का टेस्ट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर आपने कुछ हट के किया, तो वो या तो उसको बहुत पसंद करेगा या एकदम से रिजेक्ट कर देगा, और जैगुआर के साथ वही हुआ, क्योंकि वो एक फ्यूज़न टाइप का प्रोडक्ट था, तो कस्टमर ने उसको बहुत जल्दी, बहुत बार, हमारे लाख ट्राई करने की बावजूद उसको रिजेक्ट किया। और उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा, एटलीस्ट मैंने पर्सनली सीखा कि अगर आपको कस्टमर का टेस्ट चेंज करना है, या तो आप बड़ी डीप पॉकेट्स के साथ, बड़े लॉन्ग टर्म विज़न के साथ जाओ, कि अगर मुझे टेस्ट चेंज करना है तो मैं उसको 10, 15, 20 बार पिलाऊँगा अगले 2-3 साल में, और वो खुद फिर एप्रिशिएट करेगा। या फिर एक कल्चरल फिनोमेना होता है हर कैटेगरी में, एक कल्चर के साथ जब कुछ चेंजेस हो रही हैं, आप उसको राइड करो। तो जब पब ब्रूरीज़, क्राफ्ट ब्रूरीज़ आई, अगर हम वो प्रोजेक्ट तब करते, तो तब तक कस्टमर का जो विज़न था ना, बियर ऐसी ही होनी चाहिए, वो काफ़ी खुल गया था, बियर कि बियर किंगफिशर जैसी? ऐसी भी हो सकती है और बियर ऐसी भी हो सकती है, और ये भी बढ़िया है और वो भी बढ़िया है। तो वो जो हमने टेस्ट को इतना यू नो इतना चेंज किया, एट दैट टाइम वो कस्टमर ने बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया। अगर हम उसी प्रोजेक्ट को 5-6 साल बाद करते, उस लर्निंग के साथ, उस कल्चरल चेंज के साथ, उस वेव को राइड करते, हू नोज़, इट कुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। मतलब बियर मतलब किंगफिशर जैसी होनी चाहिए। हाँ, तब तो ऐसा था कि बियर मतलब किंगफिशर, किंगफिशर मतलब बियर। इनफैक्ट हमने तो कैंपेन भी क्रिएट किए हुए थे कि
आपको किंगफिशर माँगने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बियर ही माँगो तो आपको किंगफिशर ही मिलेगी। और कैंपेन होते थे, बियर मतलब किंगफिशर, हाँ, राइट? तो बियर मेंट किंगफिशर टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली साउथ और वेस्ट में ज़्यादा था, नॉर्थ में इतना नहीं था। नॉर्थ में और भी कई ब्रांड थे जो काफ़ी पॉपुलर थे, क्योंकि ये कंपनी इनिशियली साउथ और ईस्ट से स्टार्ट हुई, फिर वेस्ट में ग्रो हुई। नॉर्थ में इसका दबदबा थोड़ी देर बाद आया, तो हमारा मार्केट शेयर वहाँ थोड़ा लो होता था। प्लस मार्केट लिकर में ना स्ट्रक्चर बड़ा अलग होता है। हर स्टेट में रूट टू मार्केट, कैसे बिज़नेस करते हो, किसके साथ करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर आप गवर्नमेंट को बेचते हो या अपना बॉन्ड क्रिएट करते हो या होलसेलर को बेचते हो, स्ट्रक्चर्स बड़े अलग-अलग हैं। तो इसको थोड़ा डिफरेंट मतलब पूरा एक ढंग से समझते हैं इसको हाँ कि जी। मतलब जैसे आप साउथ से स्टार्ट किया इसको पूरा इंडिया का कल्चर समझते हैं कि या मतलब बियर कहाँ चलती है और क्या बोलते हैं जो हार्ड ड्रिंक होती है वो कहाँ चलती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो कहाँ चलती है, राइट। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पैटर्न कैसे था, तो एक पूरा होलिस्टिक इंडिया को आप समझा सकते हो बिल्कुल, बिल्कुल। कल्चरल वे में कि यार ये इस तरह से वर्क करता है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखो और हमें लगेगा कि नॉर्थ में बहुत लोग दारू पीते हैं और साउथ में शायद थोड़ा कम पीते हैं। एक्चुअली हमें ये भी लगता है कि नॉर्थ में नॉन-वेज कंज़म्पशन ज़्यादा है और साउथ में कम है। रियलिटी काफ़ी अलग है। अगर आप बियर बियर और अल्कोहल पे आने से पहले मैं थोड़ा नॉन-वेज, वेज का बता देता हूँ। बिकॉज़ जस्ट ओपन अप कि अच्छा ऐसा भी है। अम, अगर आप नॉन-वेज कंज़म्पशन देखो जो 90% प्लस हाई रेट ऑफ नॉन-वेज कंज़म्पशन है, वो ज़्यादातर साउथ में है। Kerala is a high consuming state. Tamil Nadu, Orissa, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, to some extent even Karnataka are some of the highest consuming non-veg eating states. और हमें लगता है कि नॉन-वेज ज़्यादातर नॉर्थ में चलता है। इन रियलिटी नॉर्थ में वेजिटेरियनिज़्म इज़ मोर देन 50% इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग पंजाब। इंक्लूडिंग पंजाब तो ऑल्सो। हमें लगता होगा पंजाब में बटर चिकन तो स्टेपल डाइट है, बट एक्चुअली काफ़ी पंजाबीज़ वेजिटेरियन हैं और नॉन-वेज नहीं प्रेफ़र करते हैं। नॉट फॉर रिलिजियस रीज़न्स बट फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, राइट? तो ऐसे ही डेटा पॉइंट अगर आप अल्कोहल में देखो तो एक बड़ी ग्लेयरिंग से है जो आपको शॉक करेंगे। सबसे हाईएस्ट कंज़म्पशन जो है वॉल्यूम बियर का और अल्कोहल का, दोनों का एक्चुअली तेलंगाना स्टेट से आता है। सबसे ज़्यादा। वॉल्यूम अगर आप देखो और उसके इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, क्योंकि जब किसी कंट्री में और उसी तरह से जब किसी स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होती है और डिस्पोजेबल इनकम उसकी वजह से पॉकेट में ज़्यादा रहती है, तो ये जो कल्चरल फिनोमेना है बियर, अल्कोहल, ईटिंग आउट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा का, वो उस कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। उसकी वजह से आई थिंक साउथ की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन है थोड़ी इन मोस्ट स्टेट्स बेटर रही है देन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और उसकी वजह से शायद बियर एंड अल्कोहल की कंजम्पशन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है वर्सेस द नॉर्थ। अगर आप पर कैपिटा का बेसिस देखो तो थोड़े अलग-अलग हैं, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन भी छोटी है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पंजाब ऑन पर कैपिटा बेसिस मतलब अ, पॉपुलेशन को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करो तो कितनी कंजम्पशन होती है, कितनी लीटर कंजम्पशन होती है, तो पंजाब में स्पिरिट्स की जो कंजम्पशन है, विस्की वगैरह की, ऑन अ पर कैपिटा बेसिस यूज्ड टू बी हाईएस्ट, ऑल्दो वॉल्यूम तेलंगाना में हाईएस्ट है, पर तेलंगाना इज अ लार्जर स्टेट, लार्जर पॉपुलेशन। But recently, over the last few years, Kerala has actually overtaken, and they are the highest per capita consuming alcohol state in the country. पर वहाँ तो बैन है वहाँ तो केरला में तो बोला नहीं, जाता है यही केरला मिल। में बैंड नहीं है, केरला में वैराइटीज़ नहीं है, क्योंकि केरला में जो सिस्टम है, आप सिर्फ़ सिंगल परचेज़र है, गवर्नमेंट है। तो हर कंपनी को पहले गवर्नमेंट को जाके बेचना है और उनके डिपोज़ में माल जाता है। जितनी भी रिटेल आउटलेट्स हैं, वो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो आप सिर्फ़ उनके थ्रू ही अपना माल बेच सकते हो और आप वहाँ पे सेल्स, मार्केटिंग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट आउटलेट है, वो कुछ अलाउ नहीं करते हैं। और जैसे उनके टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, मार्जिन्स काफ़ी लो रहते हैं, तो काफ़ी कंपनीज़ हैं और काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने या तो लॉन्च करके डिसाइड किया कि यार इधर ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे हैं तो हम नहीं करते हैं इधर बिज़नेस, या फिर एंटर ही नहीं किया। तो अगर आप केरला में जाओगे तो काफ़ी जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं आपको वहाँ नहीं दिखेंगे। लोकल ब्रांड्स दिखेंगे, जो कुछ बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो हैं, बट जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं काफ़ी नहीं दिखेंगे वहाँ पर। तमिलनाडु इज़ सिमिलर, तमिलनाडु इज़ इन फैक्ट वर्स। अ, गवर्नमेंट इज़ अ सिंगल बायर, ऑल रिटेल बिलॉन्ग टू गवर्नमेंट, प्लस मैंडेटरीली आपको तमिलनाडु में ही प्रोडक्शन करनी है अगर आपको तमिलनाडु में बेचना है। ओह! तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपकी ब्रूअरी या डिस्टिलरी हर स्टेट में हो, और छोटी कंपनी के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
एज़ इन जहाँ मैं अभी हूँ, वहाँ तो हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स हैं, तमिलनाडु में 1 भी नहीं है। व्हिच मीन्स तमिलनाडु में बिज़नेस करने का सोच भी नहीं सकता हूँ, जब तक मैं वहाँ किसी के साथ टाई अप करके अपना प्रोडक्शन यूनिट वहाँ नहीं करूँ। तो स्टेट टू स्टेट काफ़ी डिफरेंट है इस बिज़नेस में। सबसे अच्छा स्टेट कौन-सा है जहाँ पे आप बिल्कुल ईज़िली बिज़नेस कर सकते हो? ईज़ ऑफ बिज़नेस अगर आप देखो तो कुछ स्टेट्स हैं जो बढ़िया है। गोवा इज़ अ वेरी ईज़ी प्लेस टू डू बिज़नेस। गवर्नमेंट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड फ्रेंडली। आपको परमिशंस ईज़िली मिल जाती हैं, लो कॉस्ट पे मिल जाती हैं और उसकी एक शायद यही वजह होगी कि काफ़ी स्टार्टअप्स जो हैं अल्कोहल में वो गोवा बेस्ड हैं। ओके। जिन के इतने ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं, आई थिंक 10 में से 8 गोवा में प्रोड्यूस हो रहे होंगे या किसी गोवा में क्रिएट हो रहे होंगे। तो काफ़ी कंपनीज़, काफ़ी स्टार्टअप्स जो हैं या तो उधर क्रिएटेड हैं या एटलीस्ट उनका मैन्युफैक्चरिंग हब वहाँ पर है। जैसे हम भी बैंगलोर में बेस्ड हैं, बट हमारी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग गोवा में होती है। तो वो एक बड़ा ईज़ी स्टेट है एक कंपनी को सेटअप करने के लिए, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने के लिए। बट देयर आर अदर स्टेट्स आल्सो व्हिच आर वेरी प्रोग्रेसिव जैसे महाराष्ट्र है, बड़ी ओपन फेयर पॉलिसी है, प्राइस आप डिसाइड करो। ओपन मार्केट है, रिटेल इज़ प्राइवेट, बार, नाइट क्लब सब हैं और आप डिसाइड करो आपको कैसे, किसको, कितने में बेचना है और अगर आप कॉम्पिटिटिव हो तो बिकेगा, अगर नहीं हो तो नहीं बिकेगा। वाओ! दिस इज़ इट्स अ गुड। डिफिकल्ट मार्केट दो क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल मार्केट। हर ब्रांड, हर कंपनी वहाँ पे मौजूद है और वॉल्यूम उतनी ही होती है तो फाइट हर नुक्कड़, हर गली में होती है, हुँ। फॉर स्पेस टू सेल। यूपी आई थिंक इज़ वन स्टेट जो रिसेंटली उन्होंने जितनी चेंजेस किए हैं अपनी एक्साइज़ पॉलिसीज़ में, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया किए हैं। टैक्सेस को काफ़ी रैशनलाइज़ किया है, एक पॉइंट वो रहा है, जिसकी वजह से बियर आई थिंक पिछले 5-6 साल में उसकी ग्रोथ 20% के ऊपर रही है। नॉर्मली बियर की ग्रोथ होती है 6, 7, 8%। कोई स्टेट अगर 5, 6, 7 साल 20-20% पे ग्रो कर रहा है मतलब उन्होंने कुछ ठीक किया है, राइट। ये ग्रोथ लाने के लिए और उसकी वजह से यूपी हैज़ बिकम वन ऑफ द टॉप 5 सेलिंग स्टेट्स इन द कंट्री जो 10 साल पहले नहीं था। टॉप 10 में भी नहीं होगा, अब तो टॉप 5 में है। दूसरा उन्होंने अपनी काफ़ी पॉलिसीज़ को ऑनलाइन कर दिया है, तो एक आपको 4 गवर्नमेंट ऑफ़िशियल के पास जाके अपनी फ़ाइल नहीं घुमानी है। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, कुछ क्वेरी है वो ऑनलाइन देते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स करो और अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो आप मीटिंग करो, बट अदरवाइज़ सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। मतलब 1st ऑफ अप्रैल को यूपी इज़ रेडी फॉर डूइंग बिज़नेस। जो अगर आप बाकी स्टेट्स में देखो तो 1st ऑफ अप्रैल आपकी फ़ाइल अभी भी घूम रही है कि आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं हुआ और अगर गलती से उस साल कहीं नेशनल इलेक्शंस हुई, जो इस साल हुई हैं, तो कई स्टेट्स ऐसी हैं जो कई ब्रांड्स मई, जून में जाके लॉन्च हुए हैं। मतलब उन्होंने अप्रैल में ज़ीरो बिज़नेस किया, मई में ज़ीरो बिज़नेस किया। पंजाब जैसा स्टेट जो है बहुत स्लो है इन मामलों में। फ़ाइल घूमती रहती है और अगर इलेक्शन हो रही है तो सारे गवर्नमेंट ऑफ़िशियल इलेक्शन ड्यूटी में चले गए हैं, तो कोई ऑफ़िस में बैठा ही नहीं है। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट बिज़नेस। एक तो क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। हर स्टेट में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग है। तो पहले तो उसको समझो, एक को समझना ही मुश्किल है, अब 24 को समझो। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिज़नेस बिकॉज़ ऑफ दैट एंड 2 क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और अल्कोहल बाय गवर्नमेंट इज़ स्टिल व्यूड एज़ अ टैबू। तो उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बड़ा हाई टैक्स करते हैं, क्लीयरेंसेस के लिए मुश्किल करते हैं। तो जिन स्टेट्स में करते हैं वहाँ ग्रोथ वगैरह कम हो रही है, ब्रांड्स कम जाते हैं। आपको दिख जाएगा, आप किसी भी मार्केट में जाओ अगर आपको बहुत सारे ब्रांड दिख रहे हैं, तो मतलब इस स्टेट में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है और अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, मतलब इस स्टेट में ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक दुकान में चले जाओ, अगर आपके जो 10 पसंदीदा ब्रांड हैं, वो हैं और 15-20 वो हैं जो आप ट्राई नहीं करते हो बट आपको पता है ये बड़े पॉपुलर हैं, वो हैं, तो मतलब इस स्टेट में ईज़ ऑफ बिज़नेस होगा। बट अगर आपको नहीं दिखते हैं जो नॉर्थ में कई स्टेट्स में नहीं दिखते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेट में बिज़नेस करना मुश्किल है। राइट। तो ये जैसे किंगफिशर का जो टोटल मार्केट था पहले, पहले कितना बड़ा मार्केट था और अब इसका डाउनफॉल क्यों आ गया एकदम से? किंगफिशर का जो डाउनफॉल आया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डाउनफॉल आया है। अभी आपको लगता है मार्केट में किंगफिशर ज़्यादा बिकती है, अभी भी स्टिल उतना ही मार्केट है? देखो अगर आप ओवरऑल देखो तो मेरे हिसाब से किंगफिशर अभी भी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड एंड मोस्ट पॉपुलर कंपनी है जो आज यूबी तक। है। अभी भी उनका मार्केट शेयर इज़ मच हायर देन एवरीबॉडी एल्स। इनफैक्ट जो नंबर 2 पोज़ीशन पे कंपनी है, एबीआई, कार्लसबर्ग वगैरह अभी भी उसके हाफ साइज़ पे होगी। तो किंगफिशर अभी भी बहुत बड़ा एक ब्रांड है और यूबी बहुत बड़ी एक कंपनी है। बट
यूबी का जो स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस था वो थोड़ा अलग था। और जब हाइनेकेन के टेक ओवर किया है, उनकी एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट होती है। अब वो ग्लोबल कंपनी है, दे आर एमएनसी, दे आर 180-90 कंट्रीज में बेचते हैं। तो उनका जो खुद का तजुर्बा है या खुद का इंटरेस्ट है वो बड़ा अलग है। अब जब आप यूबी हो इंडियन कंपनी, तो आपको इंडिया में डोमिनेट करना है। अब हाइनेकेन ग्लोबली इतना बड़ा कंपनी है कि इंडिया में डोमिनेट करे ना करे, उसकी जो ग्लोबल बैलेंस शीट में है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया बियर में छोटी कंट्री है, टॉप 50 कंट्रीज में भी नहीं आता है शायद उनका वॉल्यूम। और उनका इंटरेस्ट हमेशा रहेगा, हर एमएनसी का रहता है कि जो इंडियन ब्रांड मैंने टेक ओवर किया है ठीक है, बट पहले मुझे अपना ब्रांड बेचना है। तो उनका इंटरेस्ट रहेगा कि वो सबसे पहले हाइनिकेन जो ब्रांड है, जो इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है बडवाइज़र के मुकाबले, पहले तो उसको किसी भी हाल में जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट लगे पहले तो उसको पॉपुलर करो। राइट। तो उनका ध्यान वहाँ रहेगा। दूसरा उनका ध्यान रहेगा कि ग्लोबली हम जिस ब्रांड्स में काम करते हैं या जिस कैटेगरी में काम करते हैं, वो एक थोड़ा प्रीमियम बियर बिज़नेस है। तो उनका ध्यान रहता है प्रीमियम बियर बिज़नेस में, राइट। जिसमें हाइनेकेन है, बडवाइज़र है, क्योंकि ग्लोबली इनका कॉम्पिटिशन तो इन्हीं ब्रांड्स के साथ है। तो आई थिंक इनका अगले 2-3 साल ध्यान वहीं पे रहेगा। पिछले 1-2 साल जब इन्होंने टेक ओवर किया भी इनका ध्यान वहीं पे शिफ्ट हुआ। और आई थिंक अ, वो जो शिफ्ट हुआ इनका ध्यान उस दिशा में, तो इन्होंने किंगफिशर पे थोड़ा ध्यान कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स कम कर दी। तो उसकी वजह से कई स्टेट्स में किंगफिशर का बिज़नेस थोड़ा अफ़ेक्टेड रहा होगा। जैसे कर्नाटका में तो काफ़ी रहा है। कर्नाटका में एक दूसरी कंपनी है सोम ब्रूअरीज़ एंड डिस्टिलरीज़। उन्होंने किंगफिशर की 2002 साल की स्ट्रैटेजी को 2021-22 में रिपीट किया, जो किंगफिशर अब उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी यूबी नहीं चला रही है कंपनी, हाइनिकन चला रही है और उनका एक बड़ा दूसरा नज़रिया है उस बिज़नेस पे। तो दे डिस्काउंटेड द ब्रांड, ब्रॉट द प्राइस डाउन। जो यूबी एक्सपोर्ट पे एक बार हमने कैंपेन किया था, याके कोल्ड ड्रिंक। हमने बियर की प्राइस इतनी घटाई थी थ्रू सम इंटरेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कि हमारा कैंपेन हुआ करता था विद अ वेरी फेमस फ़िल्म एक्टर कनाडा का, उपेंद्रा के साथ, याके कोल्ड ड्रिंक, कि कूल ड्रिंक क्यों? जब यूबी एक्सपोर्ट पाइंट आपको ₹17 में मिल रही है, आप कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हो? तो सोम डिस्टिलरीज़ का जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, वो अभी वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने बड़े नज़दीकी से ये हमारा कैंपेन देखा था, ये स्ट्रैटेजी देखी थी, वो तब सेल्स में थे, कर्नाटका में थे, तो ये स्ट्रैटेजी उनके अंडर ही क्रिएट की गई थी। तो उन्होंने एग्ज़ैक्टली वो स्ट्रैटेजी को रीमॉडल करके आज के टाइम में सोम डिस्टिलरीज़ और ब्रूअरीज़ में कर्नाटका में लॉन्च किया। और क्योंकि हाइनिकेन टेकओवर मोड में था, एग्ज़ेक्टिव्स चेंज कर रहा था, प्लस उनका ध्यान प्रीमियम ब्रांड्स पे था। ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड इकोनॉमी ब्रांड्स हैं, वहाँ पे इनका शायद ध्यान हट गया। और एटलीस्ट ध्यान अगर नहीं हटा, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो इमीडिएट नहीं हुआ। इन्होंने ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल लगा दिए रिस्पॉन्ड करने में, और उसकी वजह से एटलीस्ट कर्नाटका में यूबी और किंगफिशर का मार्केट शेयर काफ़ी गिरा है। बट आई डोंट थिंक हाइनिकेन को फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि लाइक आई सेड उनका रिक्वायरमेंट फॉर टेकिंग ओवर दिस कंपनी एंड व्हाट दे वांट टू डू विद इट इज़ प्रोबेबली लिटिल डिफरेंट। उनको प्रीमियम ब्रांड्स में ध्यान देना है, तो इसकी वजह से एक अपॉर्च्युनिटी भी है दूसरी इंडियन कंपनीज़ पे और स्टार्टअप्स पे, कि जहाँ-जहाँ एमएनसी आती है, तो आप पहले तो डिसाइड करो कि इनका ध्यान कहाँ रहेगा। ये अपनी कंट्रीज़ में क्या करते हैं, और जब किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं, तो ये इमीडिएटली क्या करते हैं। क्योंकि जो वो करते हैं और जो नहीं करते हैं, उनमें आपको एक गैप मिलेगा, और उस गैप में आप अपना बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो। उस गैप के अंदर। तो ये जो इंडियन कंपनीज़ के लिए एक एडवांटेज है आज के डेट में, क्योंकि बडवाइज़र दूसरी कंपनी है, कार्लसबर्ग तीसरी कंपनी है। इन तीनों कंपनीज़ को मिला के इंडिया का जो बियर का शेयर है 80-85% है। तो 80-85% का जो कंपनी है, 3 कंपनी, अगर इनका ध्यान एक साइड पे है, तो जहाँ पे ध्यान नहीं है वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, प्रॉफ़िट है, अगर है तो यहाँ पे गैप है, क्रिएट कर लो। चलो है ना, जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा ना उसको सर दारू की बोतल फ्री देंगे, ये वाली। मतलब जितने ज़्यादा कमेंट आएँगे, जितने ज़्यादा फॉर्म भरोगे, अपना एड्रेस लिखोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको ये डिस्को पांडा बियर मिलेगी। सिर्फ़ बियर नहीं मिलेगी, उसका जो पूरा इन्फ्लुएंसर बॉक्स है अ, विद ऑल द अदर थिंग्स इन इट, हम उसको वो भेजेंगे। वाओ! सबसे ज़्यादा कमेंट आएँगे सर इसमें। 100%। तो आज बताओ बियर कैसे बनती है? आपने आपने कैसे शुरुआत करी इसकी? देखो, डिस्को पांडा का जो प्रोजेक्ट आइडिया है ना, वो तो मेरे दिमाग में
काफ़ी साल से है। क्योंकि जब आपने यूबी में काम किया है बहुत साल, तो आप वहाँ उसको अगर नज़दीकी से ऑब्ज़र्व करो कि कस्टमर, कंज़्यूमर कैसे डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो मैं बड़ा लकी था क्योंकि जब मैंने इस बियर कैटेगरी, बियर इंडस्ट्री को जॉइन किया, तो तब इस बियर कैटेगरी में एक बड़ा बोलते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही थी। अब बियर वर्ल्ड ओवर जो पी जाती है वो 5% पे पी जाती है। राइट। इनफैक्ट वेस्ट में तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो 5% को छोड़ के 4, 3, 2.5% बियर पे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? इंडिया में तब बियर 5% पे ही बिकती थी और ज़्यादा 8% वाली बियर्स होती नहीं थी। कुछ रीजनल ब्रांड थे जो सब ऑप्टिमल, नॉट वेरी गुड टेस्टिंग प्रोडक्ट्स बना रहे थे 8% पे। बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये जो ब्रांड्स हैं जो लोकली अवेलेबल थे रीजनल प्लेयर्स के साथ, किंगफिशर वगैरह नहीं बना रहे थे। ना हेवर्ड्स तब लॉन्च हुई थी और हेवर्ड्स ने रॉयल चैलेंज लॉन्च की थी माइल्ड बियर में, बट अभी हेवर्ड्स नहीं आई थी। तो ये सारी कंपनीज़ का एक बड़ा स्केप्टिज़्म होता था कि ये स्ट्रॉन्ग बियर है, ये बियर नहीं है, ये तो ठर्रा है, ये बियर के नाम पे ठर्रा है, ये हम नहीं बनाएँगे, हम इंडियन कंपनी है, हम बड़ी बिग कंपनी है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बट रियलिटी ऐसी हुई कि जो कस्टमर वो जो मैं घटिया नहीं बोलूँगा बट जो नॉट सो गुड टेस्टिंग बियर्स भी थे, किंगफिशर और रॉयल चैलेंज को छोड़ के लोग उस पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो हम जब कस्टमर कंज़्यूमर से बात करते थे, बोलते थे कि आपका फ़ेवरेट ब्रांड क्या है? तो बहुत लोग बोलते थे किंगफिशर। बट आप पीते क्या हो? महारानी। आपका फ़ेवरेट ब्रांड क्या है? किंगफिशर। आप पीते क्या हो? गुरु। या फिर सम नेम जो किसी ने सुना ही नहीं है, हाँ। क्योंकि वो लोकल ब्रांड्स थे। और ऐसे कस्टमर हर साल थोड़े-थोड़े करके इंक्रीज़ होने लग गए, जब तक लेट 90s में या मिड 90s में ऑलमोस्ट 20% जो बियर की मार्केट थी, वो स्ट्रॉन्ग बियर में कन्वर्ट हो गई, राइट। राइट? अब जब 20% मार्केट कन्वर्ट हो गई, तो ऑब्वियसली शॉवलेस वालों ने भी जो हेवर्ड्स बनाते थे, उन्होंने सोचा होगा कि यार अगर ये 20% कहीं 40 हो गई, तो हम तो बैलेंस 60 में ही खेल रहे हैं, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? यूबी में भी यही बातें होती थी। तो वहाँ पे हेवर्ड्स लॉन्च हुआ, यहाँ पे हमने किंगफिशर स्ट्रॉन्ग वगैरह और कुछ और ब्रांड्स लॉन्च किए। और अगले 15 साल में जब नेशनली गुड क्वालिटी ब्रांड्स वर अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, 15 साल में जो एफएमसीजी गुड्स की जो मार्केट है, अ, उसको अगर बहुत बदलना है, जैसे जब केलॉग्स आया था जापान में, उन्होंने एक 20-30 साल का विज़न लिया था कि केलॉग्स कोई कंज़्यूम नहीं करेगा जापान में। इंडिया में भी जब आए थे उनका यही विज़न था कि 20-30 साल तक ये लोग अपने घर का बनाया खाना खाते हैं ब्रेकफ़ास्ट में। ये केलॉग्स टाइप की चीज़ नहीं करेंगे। तो हमें एक 20 साल का विज़न लेना है, 20 साल हम लॉस करेंगे और 20 साल में हम कंज़्यूमर प्रेफ़रेंस को चेंज करेंगे। बहुत। तो 20, 25, 30 साल लग जाते हैं एक अपना छोटा-सा ब्रांड क्रिएट करने में। अगर आपको कस्टमर की प्रेफ़रेंस जो बड़ी एंट्रेंच्ड है, उसको चेंज करना है। केलॉग्स इसी विज़न के साथ इंडिया में भी घुसा था। तो एक बहुत टाइम लगता है। बट जब एक अनमेट नीड होती है ना, कि मुझे ये चाहिए पर नहीं मिल रहा है और जिस दिन आपको मिलता है, तो वो फिर जो शिफ्ट होती है वो बहुत जल्दी होती है। और बियर में इन 10 सालों में जो 20% कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग बियर पी रहे थे, 10 साल के अंदर 80% पीपल स्ट्रॉन्ग बियर पीना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हमने लॉन्च नहीं किया होता या यूबी ने तब लॉन्च नहीं किया होता जहाँ मैं काम करता था, तो शायद किंगफिशर उस छोटी वॉल्यूम में, उस बड़ी कंपनी में, मुझे नहीं पता उस कंपनी का क्या हुआ होता, शायद बंद गई होती या 15-20 साल पहले बिक गई होती। तो क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बियर में घुसे और स्ट्रॉन्ग बियर इंडस्ट्री इतनी टेक ऑफ की, उसकी वजह से यूबी बिकेम अ मच बिगर कंपनी देन इट वाज़, उसका मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहा। और ये जो शिफ्ट है ना, मेरे हिसाब से एक जो इंडियन कंज्यूमर है, उसके 2 कारण थे इस शिफ्ट होने के लिए। एक कारण काफ़ी लोग उसके बारे में बात करते हैं कि इंडियन कंज्यूमर बड़ा वैल्यू कंज्यूमर है। उसको हर चीज़ में वैल्यू चाहिए। जो अगर नशा जल्दी मिलेगा तो उसको वैल्यू ज़्यादा दिखती है तो वही पिएगा, हुँ। राइट? और वो कारण सही है। बट एक दूसरा कारण भी है जो जिसके बारे में हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर आप वेस्ट का कंज्यूमर देखो और उसको देखो कि वो कैसे ग्रो किया है। वो एक यंग एज में अपनी फैमिली हाउस को छोड़ के यूनिवर्सिटी चला जाता है, हॉस्टल रहता है या ऑन हिज़ ओन दोस्तों के साथ रहता है। जॉब ढूँढता है और सिंगल लिविंग में रहता है या दोस्तों के साथ रहता है। उसकी मैरिज थोड़ी लेट होती है। हाँ। मैरिज लेट होने के बाद उसके बच्चे भी थोड़े लेट होते हैं। तो उसका एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम जो है लाइफ़ का 15 साल, एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग है। उसको कोई फ़ोन नहीं कर रहा है 8:30 बजे कि भई तू कहाँ है, राइट? और तू क्या कर रहा है?
और उनका कल्चरली भी वो घर पे इतना खाना नहीं बनाते हैं, काफ़ी बाहर से ऑर्डर करते हैं या बाहर खाते हैं। घर पे खाना बनाना इज़ अ बिट ऑफ एन ओकेजन बिकॉज़ इट्स डिफिकल्ट टास्क टू डू। उनके पास इतनी हाउस हेल्प वगैरह नहीं रहते हैं, राइट? तो नॉर्मली ये लोग अपना दफ़्तर वगैरह जो काम है ख़त्म करते हैं। इनके पास और इंडियंस की ऐसे नहीं है जो हम 8-9 बजे तक काम कर रहे हैं। अ, वो साढ़े 5-6 बजे तक निकल जाते हैं। काम हुआ नहीं हुआ वो निकल जाते हैं और फिर वो निकलेंगे, अपने कोलीग्स के साथ बैठेंगे या अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, 1-2 बियर पिएँगे, खाना ऑर्डर करेंगे, खाना खाएँगे, फिर घर जाएँगे और जल्दी सो जाएँगे। उनकी लाइफ़स्टाइल बड़ी बढ़िया है, वो जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं और फिर वापस ऑफ़िस पहुँच जाते हैं। राइट। बट अगर आप 15 साल तक इस स्टाइल की लिविंग कर रहे हो और जिसके साथ आप शादी भी कर रहे हो, वो भी उसी स्टाइल की लिविंग कर रही थी या कर रहा था, तो एक आपको 15-20 साल मिल जाते हैं जहाँ आप यू आर नॉट आंसरेबल टू समबडी एंड यू हैव 3-4 आवर्स ऑफ टाइम एवरी डे to either use towards having a few drinks and then having your dinner and people either drink beer or या फिर वो वाइन पसंद करते हैं या फिर आप कुछ और करो और कुछ और मतलब कई दिनों में आप बैठोगे दोस्तों के साथ बियर 2-1 तो पियोगे और फिर खाना खाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 15-20 बियर पियोगे। बट जब आपके पास टाइम रहता है तो आप प्रेफ़र करते हो कि अगर मैं रोज़ पी रहा हूँ तो मैं थोड़ी लाइट प्रोडक्ट पीऊँ और अगर मेरे पास 4-5 घंटे है वीकेंड पे तो मैं 8-9 पॉइंट पीऊँगा। तो मैं स्ट्रॉन्ग बियर तो नहीं पी सकता तो मैं टल्ली हो जाऊँगा। तो फिर आप 5% प्रेफ़र करते हो। इसकी वजह से अमेरिका जैसे लार्ज बियर कंट्री में मूवमेंट हैपेंड फ्रॉम 5 टू 4, 3 एंड अ हाल्फ क्योंकि उनको था कि मुझे ये बियर का टेस्ट पसंद है। मुझे थोड़ी-सी अल्कोहल की बज़ चाहिए, बट मुझे 6-7 घंटे पीना है, तो मुझे ऐसा ना हो कि मैं बज़ को छोड़ के फिर नशे में आ जाऊँ और मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। ओके? तो आपके पास एक तो पैसे हैं, आप जितना स्पेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपके पास टाइम है और आप इतना वैल्यू कॉन्शियस नहीं हो, राइट? इंडिया में एक तो आप बड़ा वैल्यू कॉन्शियस हो और आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि आप टिपिकली अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो जब तक आप काम स्टार्ट नहीं कर लेते हो एंड मोस्ट पीपल कंटिन्यू टू वर्क विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर स्टार्टिंग देयर राइट। वर्क। अगर शादी होती है तो या तो बीवी उसी घर में आ रही है या आप दोनों दूसरे घर में जा रहे हो। राइट। तो या तो और काम आप कर रहे हो साढ़े 8, 8 बजे तक, तो आपको एक आधा घंटा, 1 घंटा मिलता है। क्योंकि 9 बजे तक तो किसी न किसी का फ़ोन आ ही जाएगा। अगर आप घर पे रह रहे हो तो मम्मी-डैडी का फ़ोन आ जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो बीवी का फ़ोन आ जाएगा। और आप बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल जाती हैं। तो आपको एक बड़ा शॉर्ट विंडो मिलता है ऑफ सिंगल लिविंग और वो भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड मिलता है क्योंकि आप काम ज़्यादा कर रहे हो और कोई आपका वेट कर रहा है। तो आपको जो बज़ चाहिए ना, जो थोड़ी एक इंटॉक्सिकेशन चाहिए, थोड़ा वो मज़ा चाहिए, वो आपको बड़े छोटे टाइम में चाहिए। हुँ। इसी वजह से और पॉकेट में पैसे हमेशा कम रहते हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट लाइक एन अमेरिकन इकोनॉमी, इट्स वेरी डिफरेंट। तो इन 2-3 फैक्टर्स की वजह से द स्पिरिट्स इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ बिगर देन बियर। 70, 80, 90% जो कंज़म्पशन वेस्टर्न मार्केट्स में होती है, वो बियर और वाइन में होती है और ज़्यादातर बियर में। बट इंडिया में अगर आप देखो, जो स्पिरिट्स की मार्केट है, वो 410, 420 मिलियन केस की है, 9 लीटर का केस और बियर की जो मार्केट है, 380 मिलियन की केस है, 8 लीटर का केस से थोड़ा कम होता है। तो बियर इज़ एक्चुअली स्मॉलर देन स्पिरिट्स और ये तो हुआ स्पिरिट्स, जो आईएमएफएल है, व्हिस्की, ब्रांडी, रम, वोडका। उसको छोड़ के फिर कंट्री स्पिरिट भी है। जो ऑफिशियल लोअर ग्रेड की अल्कोहल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट होता है, जो नॉर्थ में काफ़ी पॉपुलर है, साउथ में भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो पॉपुलर है। उसका एक रफ एस्टिमेट जितना स्पिरिट्स है उतना ही है। तो अगर आप स्पिरिट्स देखो, कंट्री स्पिरिट हुआ या फिर व्हिस्की वगैरह हुआ, वो दोनों कंपेयर टू बियर 65-70% तो स्पिरिट्स में है और एक छोटा 30% बियर में है। और इस बियर में भी अगर आप अभी मार्केट को स्टडी करो तो 85-90% पीपल स्ट्रॉन्ग बियर पीते हैं, माइल्ड बियर नहीं पीते हैं। राइट। तो पॉपुलरली अगर हम देखें ना, जैसे हम जाते हैं पब, बार, नाइट क्लब में, तो हमें लगेगा कि ज़्यादातर इंडिया में भी लोग माइल्ड बियर ही पीते हैं, स्ट्रॉन्ग बियर कुछ और लोग पीते हैं। ऐसा नहीं है। इन रियलिटी 90% लोग स्ट्रॉन्ग बियर पीते हैं और नॉर्थ में जितना आप जाओगे तो 90, 95, 97% स्ट्रॉन्ग बियर है, माइल्ड बियर बहुत कम मिलती है। आपको ढूँढनी पड़ती है। हाँ। तमिलनाडु भी ऐसा ही है, आपको लिटरली ढूँढनी पड़ती है। मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, "यार मुझे बियर नहीं मिल रही है, कहाँ ढूँढूँ?" तो जब मैं यूपी में था, मुझे बहुत रेगुलरली ये फ़ोन आते थे। तो ये जो एक इनसाइट है ना, एक बड़ी पावरफुल इनसाइट है और जब मैंने यूबी जॉइन किया तो मैंने ये जो जर्नी है माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग, मैंने इसको बड़ा नज़दीकी से देखा और जब हम मार्केट विजिट में जाते थे, कंज्यूमर से बात करते थे, तो कई कंज्यूमर्स ऐसे भी थे जो बोलते थे कि भाई ये मैं तो 4 स्ट्रॉन्ग बियर पी लेता हूँ, तो कभी मेरे पास उतने पैसे नहीं होते हैं और कभी मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो आप ये
थोड़ी स्ट्रॉन्गर कर दो ना इसको। मतलब बहुत स्ट्रांग आप है। 8 पे क्यों रुके हो? आप थोड़ी 9, 10, 11, 12% क्यों नहीं करते हो? तो उसका एक वजह है क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बियर के जो इंडिया में लॉज़ है ना, वो आपको 8% के ऊपर बियर बनाना अलाउ ही नहीं करते हैं। पर ये तो 9% है। हाँ, तो उस पे मैं आता हूँ 2 मिनट में। ना। अच्छा, अब स्पिरिट्स कंपनीज़ जो हैं वो आरटीडी बनाती हैं, जैसे ब्रीज़र, बकार्डी वगैरह हो गया, राइट? वो भी 5-8% में बनाती हैं। अब ये जो कस्टमर का अनमेट नीड है, जैसे स्ट्रॉन्ग बियर की अनमेट नीड थी ना, जब वो आंसर हुई तो बड़ा एक रश लगा कि स्ट्रॉन्ग बियर की तरफ। अब मेरे हिसाब से कंज्यूमर की एक अनमेट नीड है, क्योंकि उसको बियर भी 8% के ऊपर नहीं मिलती है, उसको आरटीडी भी 8% के ऊपर नहीं मिलती है, और अगला ब्रांड है जो है 42% पे है। ये 8 और 42 की जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। राइट। तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस जो कुछ बीच में होना चाहिए, जो कंज्यूमर प्रेफ़र करेगा। अब उसको आप सिपिंग वोडका कह लो 20-22% पे, जो वेस्टर्न मार्केट्स में अवेलेबल है। बहुत से एपरटिव्स हैं जो लो अल्कोहल होते हैं, वो लो अल्कोहल मतलब 18-20-22% के, या फिर एक बियर आरटीडी टाइप प्रोडक्ट जो ये जो जर्नी है 8 और 15 की, उसमें हो। और ये 8-15 सिर्फ़ इंडिया फिनोमेना नहीं है, अगर आप देखा जाओ तो वेस्टर्न मार्केट में लोग बियर को छोड़ के क्या पीते हैं ज़्यादा? वाइन पीते हैं। वाइन किस अल्कोहल स्ट्रेंथ पे होती है? 11, 12, या 13% की हाँ, होती है, इतना जी। राइट? अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में आओ तो वहाँ पे लोग क्या पीते हैं? कोरिया में सोजू बहुत पॉपुलर है, वो 18% की है। हुँ। चाइना में सिमिलरली एक लोकल प्रोडक्ट है, वो भी 16, 17, 18% में बिकता है। तो ये जो 12-18% का जो गेम है, ये सिर्फ़ इंडिया फिनोमेना नहीं है, वर्ल्ड ओवर वाइन या किसी इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स के थ्रू काफ़ी बिग है। इंडिया में गैप है, इंडिया में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वाइन पॉपुलर नहीं है। राइट। क्योंकि क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स, वेदर वगैरह, सॉइल जो भी कंडीशंस हैं, और जो क्वालिटी की हम वाइन्स बनाते हैं वो एक थोड़ी लिमिटेड टाइप की है। तो इसलिए वाइन इतनी पॉपुलर नहीं हुई। ट्रॉपिकल कंट्री भी है, वार्म कंट्री है, तो फॉर व्हाटएवर रीज़न वाइन हैज़ नॉट बिकम वेरी पॉपुलर हियर। तो ये जो गैप है 18 8 और 40 के बीच में, ये बहुत टाइम से है। और जब मैं यूपी में भी था तो बहुत कंज्यूमर हमें बोलते थे कि आप 10% की बियर क्यों नहीं बनाते हो? मैं 8 की 4 बॉटलें पी रहा हूँ, 10 की मैं 3 पीऊँगा तो मेरे पैसे भी बचेंगे, मेरा टाइम भी कम यूज़ होगा, और अगर ऐसी हुई तो मैं और रेगुलरली पीऊँगा। तो ये जो ख़्याल है ना, मेरे दिमाग में बहुत साल से रहा है कि ये वर्ल्ड ओवर अगर आप मार्केट को थोड़ी दूसरी दिशा से देखो, तो ये एक गैप है जो हर मार्केट में किसी और प्रोडक्ट के थ्रू कवर्ड है, राइट। बट इंडिया में कवर्ड नहीं है, और बियर अल्कोहल इसको कवर नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो जर्नी डिस्को पांडा के साथ स्टार्ट हुआ बहुत साल से, अ, मेरे जो दोस्त हैं, जो पार्टनर्स बन गए हैं, हम जब बातें करते थे इसके बारे में, दिस वाज़ वन ऑफ द थिंग्स वी शुड टॉक अबाउट अ लॉट, कि एक जो ये गैप है ये कैसे भरे और कौन भरेगा, और जो भी भरेगा उसका एक जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो लाइक मेनी अदर गुड थिंग्स ओवर मेनी ड्रिंक्स, वन डे वी सेड कि यार कोई और क्यों करे, हम क्यों नहीं करते हैं? तो सब लोग कब या तो जॉब कर रहे थे या कोई अपना स्टार्टअप कर रहा था। तो एक ये थॉट रहा कि कभी तो मिलके हम करेंगे, एंड वन ऑफ द फर्स्ट आइडियाज़ व्हाई वी गॉट टुगेदर वाज़ टू डू समथिंग लाइक दिस, कि 8 के ऊपर बियर कैसे बनेगी? तो अब आपका सवाल बड़ा लाज़मी है कि जब बियर 8 के ऊपर नहीं बन सकती है, तो ये बियर ये 8 के ऊपर 9% कैसे है? और हमारे 2 और प्रोडक्ट हैं जो हमने बैंगलोर में लॉन्च किए हैं। एक एक्चुअली यूपी के लिए बना था, बट हमने बैंगलोर में भी लॉन्च कर दिया है। उसका नाम है पान सुपारी, डिस्को पांडा, वो 12% पे है। एक पिल्सन पंच भी है जो हमारा फ्यूज़न क्राफ्ट प्रोडक्ट है, वो भी 12% पे है। और हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो बैंगलोर में हमने लॉन्च किया है, हॉपी मैजिक, वो 15% पे है। ओह! तो नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन कि जब बियर इज़ नॉट अलाउड टू मेक अबव 8, तो हमने ये प्रोडक्ट्स 8% के कैसे लॉन्च किए, और आपने इसको इसका आपने अरोमा, सुगंध हाँ। महसूस किया, आपने इसको टेस्ट किया, और आपको जैसे ये दिख रहा है और जैसा टेस्ट है, आपको लगा ये बियर है, बट टेक्निकली ये बियर नहीं है, ओके। क्योंकि बियर लीगली 8 के ऊपर बन नहीं सकती है। तो हमने जब ये मार्केट को स्टडी किया ना, टैक्सेशन पॉलिसीज़, लीगल पॉलिसीज़ क्या अलाउड हैं, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि मैं इसको बियर के थ्रू ये अनमेट नीड को आंसर नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं आरटीडी के रूट के थ्रू आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि आरटीडी के रूल्स भी बड़े सिमिलर हैं बियर की तरह। अगर आप 8% के ऊपर बनाते हैं तो आपका टैक्स सीधा 42-8% जो व्हिस्की है, उस टैक्स स्ट्रक्चर में चला जाता है। तो आपको जो 150 रुपए का पाइंट लॉन्च करना था वो 250 हो जाएगा, तो बिकेगा नहीं। तो इसलिए आरटीडी ने भी नहीं किया, बट वाइन के थ्रू किया जा सकता है। तो हमने एक्चुअली एक फ्यूज़न प्रोडक्ट किया है जिसका बेस टेक्निकली वाइन है।
अब वाइन हर तरह की होती है, रेड वाइन है, जो ब्लैक ग्रेप से बनती है, व्हाइट वाइन है, जो व्हाइट ग्रेप से बनती है, हनी वाइन है, जिसको मीड प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। मूनशाइन कंपनी अपनी जो बियर प्रोडक्ट बनाती है, वो मीड बेस्ड है। फ्रूट बेस्ड वाइन्स भी होती हैं। तो वी हैव यूज्ड अ पर्टिकुलर बेस ऑफ वाइन एंड देन वी स्पोक टू इनोवेशन हब्स अक्रॉस द वर्ल्ड कि जैसे 2000 साल पहले किसी ने मैजिक से वाटर को वाइन में चेंज किया था। हाँ, हाँ। हम अपने मास्टर ब्रूअर्स के पास गए जो मेरे साथ एक यूबी में काम किया करते थे और बहुत सालों से उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जो किंगफिशर अल्ट्रा है उनके हाथ का बना है, किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स, अल्ट्रा विट बियर। तो ये अल्ट्रा अल्ट्रा की जो प्रोडक्ट फैमिली है, उसकी जो ओरिजिनल रेसिपीज़ है उनके हाथ से बनी है। तो सबसे पहले मैं उनके पास गया। आई सेड देखो बेस ये है पर मुझे प्रोडक्ट ऐसा चाहिए। तो अभी आप देखो आप इस पे कितना जादू कर सकते हो और इसको चेंज कर सकते हो। तो वो आइटरेटिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पहली बार हम प्रोडक्ट बनाएँगे तो वो बढ़िया बन जाएगा। राइट। पहली बार जब हमने प्रोडक्ट बनाया था हमने भी सोचा अब लॉन्च करने के लिए ठीक-ठाक है, करो लॉन्च क्योंकि बर्न भी हो रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो थोड़ी रेवेन्यू भी लेकर आओ और इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे। तो पहला प्रोडक्ट हमने उनके थ्रू बनाया। इन द प्रोसेस फिर हमने अपनी खुद की इनोवेशन टीम क्रिएट की, न्यू प्रोडक्ट टीम क्रिएट की, हमारे खुद के अभी ब्लेंडर्स हैं, हमारी खुद की लैब है, एक बैंगलोर में है, एक गोवा में है, उधर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हमने वाइन के बेस को यूज़ किया, हमने इनोवेशन हब्स और फ्लेवर हाउसेस से बात की अक्रॉस द वर्ल्ड। एक फ्लेवर हाउस जो है यूएस में, जो किंगफिशर अल्ट्रा विट बियर जब मैं बना रहा था, तो उसके साथ हमारी डिस्कशंस हुई थी। वी कॉन्टैक्टेड देम, तो उनके थ्रू हमने कुछ बोटैनिकल्स खरीदे और जर्मनी में एक और बड़ी पॉपुलर कंपनी है, उनके थ्रू कुछ खरीदे। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटिव माइंडसेट के साथ हमने काम स्टार्ट किया और प्रोडक्ट को फिर रेडी किया, जो आप आज टेस्ट कर रहे हो। ये कहानी 10 साल पुरानी है, शायद 20 साल पुरानी है। ये आइडिया कि कुछ ऐसा करना है 5, 7, 8 साल से दिमाग में है और कैसे करना है आई थिंक 2 ढाई साल पहले थोड़ा क्लियर हुआ और पिछले साल भी जो हमने लॉन्च किया वो इस क्वालिटी का नहीं था बट जो इस साल हमने रीब्रांड करके इसको लॉन्च किया है वो काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी बियर कंज्यूमर्स इसको टेस्ट करके यही समझते हैं कि ये बियर है बियर है। और ये इंटेंशनल है। मैं सोचता भी हूँ कि उनको समझना चाहिए क्योंकि अगर मैं इसको अगर वो सोचते कि ये वाइन है तो उनका माइंडसेट बड़ा अलग होता और काफ़ी बियर कंज्यूमर्स इसको ट्राई ही नहीं करते। बट अगर आपने आज ट्राई किया है और आपको पसंद आई है, तो फिर आप कल इसको पियोगे, कल किसी और को भी रिकमेंड करोगे। क्योंकि देखो जो जो कोर आइडिया था ना मेरा, वो मेरा चेंज नहीं हुआ है। मेरा कोर आइडिया यही है कि जहाँ बियर की कन्वर्सेशन खत्म होती है 8% पे, मैं कैसे एक 8 से 12 या 8 से 15 के बीच में एक नई कन्वर्सेशन, एक नया सेगमेंट इसको क्रिएट करें, ताकि कंज़्यूमर को या तो जो हायर अल्कोहल की नीड है, वो मीट हो या फिर जो हम फ्लेवर्स वगैरह हम लाए हैं और डिलिबरेटली हमने कर्नाटका में इसको 9% में लॉन्च किया है। क्योंकि आप जितना भी हम क्राफ्ट की बातें करते हैं ना या सुनते हैं उसके बारे में, माइक्रो ब्रूअरी हर एक दिन कोई ना कोई लॉन्च कर रहा है। बीरा है, क्राफ्ट की और भी कई ब्रांड्स हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। बट ज़्यादातर जितना भी आप क्राफ्ट का बिज़नेस देखो, वो जो एक कंज़्यूमर बेस है ना जो पब क्लब में जाता है, 5% की बियर पीता है, वो उसी को टारगेट कर रहा है। तो क्राफ्ट ने ज़्यादा काम नहीं किया है उस 8% के कंज़्यूमर के लिए, राइट। उसको एक इनोवेशन, एक कुछ अलग चीज़ देने के लिए। तो ये बीरा कैसा कर रहा है अभी? बीरा भी तो एक बियर है और मतलब बहुत नाम सुना है इसका बियर का। बीरा जो ब्रांड और कंपनी है ना आई थिंक इतने छोटे टाइम में एक ऐसी कंपनी और एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करना इज़ वेरी, वेरी कमेंडेबल। इनफैक्ट जब हम यूबी में भी थे तो हम उसको काफ़ी एक एनवियस तरफ से देखते थे कि इतने छोटे टाइम में जो बीरा ने अपना ब्रांड नेम क्रिएट किया है, बहुत, बहुत बढ़िया है। काफ़ी उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ और मार्केटिंग मूव्स थे, वी यूज्ड टू रियली एडमायर देम। जो उन्होंने स क्योंकि उनके पास पैसे भी कम थे शुरू में, तो उन्होंने ज़्यादा टीवी, ट्रेडिशनल एडवर्टाइज़िंग वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी ध्यान दिया। तो उन्होंने जो सोशल मीडिया पे बज़ क्रिएट किया, एक तो उनके पास प्रोडक्ट एडवांटेज था। दे वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च क्राफ्ट बियर इन अ बॉटल फॉर्मेट। टिल देन अगर आपको क्राफ्ट पीना है तो आपको किसी माइक्रो ब्रूअरी में जाना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग हैं जो माइक्रो ब्रूअरी में नहीं जाना चाहते हैं कि भई थोड़ा कपड़े ढंग के पहनने पड़ेंगे, अच्छे 2-4 दोस्त इकट्ठे करने पड़ेंगे, मैं अकेले जाके वहाँ पीऊँगा तो गधा लगूँगा और प्रोडक्ट भी महँगे हैं।
वो वहाँ पे बियर एक छोटा ग्लास 350, 400, 500 रुपए का है। राइट। तो मैं इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ फॉर रीज़न्स ऑफ अफ़ोर्डेबिलिटी और फॉर रीज़न्स ऑफ यार ये क्लब में मुझे नहीं जाना है, मुझे आराम से अपने घर में पीना है। तो वो जो कस्टमर है ना, उसका एक बेस जो है बहुत छोटा है। आई मीन बहुत सी माइक्रो ब्रूअरीज़ हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ग्रो नहीं हो रही हैं, बट अभी भी उसका बेस बहुत छोटा है। और जब ये प्रोडक्ट्स बॉटल्ड फॉर्म में आए, जो बीरा सबसे पहले लेकर आया, तो नाउ इट वाज़ अवेलेबल इन रिटेल आउटलेट। मतलब अब एवरी कंज्यूमर कुड से अरे! मैं तो बॉटल उठा के अपने घर लेके जा सकता हूँ, पीने के लिए। तो बीरा उसकी वजह से बिकॉज़ दे हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि सबसे पहले क्राफ्ट बॉटल फॉर्मेट बीरा ने लॉन्च किया, वो बहुत जल्दी एक पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की। और वो पॉपुलैरिटी गेन जब कर रहे थे, तो उन्होंने जो मार्केटिंग की चीज़ें भी की, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक तो नाम बड़ा बढ़िया है, बीरा, बीरा। राइट? Bira is beer. And iconic that they have created, the mnemonic that they have created of the monkey is fun, loving, looks interesting. जैसे किंगफिशर बर्ड है, आई थिंक देयर mnemonic is also very popular and very recognizable. और बियर अल्कोहल कैटेगरी में आई थिंक न्यूमोनिक को क्रिएट करना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये अल्कोहल प्रोडक्ट है, तो एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्टेड है एंड यू वांट द कंज्यूमर टू रिमेंबर योर ब्रांड विदाउट रीडिंग द ब्रांड नेम। राइट। तो अगर आज किंगफिशर कहीं पे सिर्फ अपनी चिड़िया डालता है, तो लोगों को पता है कि किंगफिशर है। फिर हाँ। अगर किसी दुकान पे मना है कि भई आप किंगफिशर एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हो, आप किंगफिशर नहीं लिख सकते हो, मत लिखो। अपनी सिर्फ चिड़िया टांग दो, आपको समझ आ जाएगा क्या है। सिमिलरली आई थिंक बीरा उस एरिया में उन्होंने बड़े बढ़िया काम किया है, कि उनका जो मंकी है बड़ा रिकॉग्नाइजेबल हो गया है। एंड क्योंकि मैं किंगफिशर में मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है, रिकॉग्नाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ विजुअल न्यूमोनिक एज़ वेल एज़ अ सोनिक एसेट। अभी सोनिक एसिड तो हमने नहीं क्रिएट किया है डिस्को पांडा पे, बट इसलिए इसका हम सिर्फ़ इसको पांडा भी बोल सकते थे। बट हमने उसको थोड़ा एक यूथफुल, यंग, इर्रेवरेंट टाइप की उसकी पोज़ीशनिंग दी है। तो डिस्को पांडा के साथ जो न्यूमोनिक क्रिएट किया है, वो विज़ुअल जो है आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम डिस्को पांडा नहीं भी लिखेंगे और सिर्फ़ उसकी इमेज दिखाएँगे, तो लोगों को सबसे पहले हमारा ब्रांड याद आना रहे। राइट। एट लीस्ट दैट्स द आइडिया, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। तो इस अनमेट नीड को हमने एक तो हायर अल्कोहल के थ्रू मीट किया है, दूसरा जो ये स्ट्रॉन्ग बियर कंज्यूमर है, जो 90% कंज्यूमर है बियर का, वो स्ट्रॉन्ग बियर है। वो कई सालों से दीवार की इस तरफ खड़ा है और देख रहा है कि ये पब ब्रूअरी में बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट चलते हैं, बट सारे 5% के, मैं क्यों पीऊँ? अच्छा, बॉटल बियर में भी जो आ रहे हैं ज़्यादातर 4-5% बियर हैं, तो बढ़िया होंगे, बट मैं तो 8% की बियर पीता हूँ, मुझे तो वो पानी लगेगा, तो मैं क्यों पीऊँ? तो बड़े सालों से वो सोच रहा है और देख रहा है कि भई मुझसे कब कोई बात करेगा? तो आई थिंक ये जो 9% का हमारा स्ट्रैटेजी था, वो उसके नज़रिए से था कि अगर 90% कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग बियर पी रहा है और उस बेचारे से आज कोई बात नहीं कर रहा है कि भई तेरे लिए मैं कुछ अलग लाया हूँ, कुछ इनोवेटिव लाया हूँ, कुछ फ्लेवरसम लाया हूँ, कुछ क्राफ्ट प्रोडक्ट लाया हूँ, तो उसको अगर हम जाके सबसे पहले बात करेंगे, तो वो हमसे हाथ मिलाएगा। अच्छा, बियर बनने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? मतलब कैसे बनती है बियर? वो थोड़ा बताओ आप। देखो बियर अगर आप आज तो इतना कुछ सीक्रेट नहीं रहा, क्योंकि माइक्रो ब्रूअरी में आपको ग्लास के पीछे दिख ही जाता है। बट क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स लगते हैं? कैसे उसके जो बनती है? मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो डीएम वाटर है, डीमिनरलाइज्ड वाटर, क्लीन वाटर, जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ना हो, कुछ टेस्ट ना हो। जितना वो न्यूट्रल रहेगा उतनी बढ़िया और उतनी कंसिस्टेंट आपकी बियर बनेगी। उसको छोड़ के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हॉप्स है, बार्ली है, व्हिच आर द 2 मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसके साथ जाते हैं, और फिर कुछ फ्लेवर्स, कुछ अदर कलर, टेस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए बाकी बियर्स बनती है। सिंपल प्रोडक्ट है, बट हाँ, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें फिर बैठती हैं टैंक में, गर्म होती हैं, गर्म होने के बाद इसको फिर ठंडा करते हैं, फिर इसको कई दिनों के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। नॉर्मली 12, 14, 15 दिन मिनिमम छोड़ते हैं, कई ब्रांड्स 21 दिन के लिए भी इसको टैंक्स में छोड़ते हैं। वहाँ पे फर्मेंट होता है, इसका अल्कोहल क्रिएट होता है, उसको टेस्ट एनालाइज़ करते रहते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रिजर्वेटिव्स के साथ बॉटलिंग होती है और वो प्रोडक्ट फिर हमारे टेबल पे आता है। और ऐसा भी तो बोला जाता है बियर नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, या फिर भी हम बनाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप हद से ज़्यादा करो तो वो आपके लिए बढ़िया नहीं है। राइट। अम, अगर लीगल है प्रोडक्ट और आपको उसके बारे में जानकारी है, आप अडल्ट हो, आप मैच्योर ऑडियंस हो जिसको समझ है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो एज़ अ सोशल ड्रिंक कंज़म्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट अ बैड थिंग हुँ। एंड गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड
इस पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो अगर इनको लगता है, कुछ रिसर्च रिपोर्ट आती है कि अल्कोहल इज़ वेरी हार्मफुल, तो ऑब्वियसली इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे सिगरेट पे इन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस किए हैं और अच्छा है अगर किए हैं। तो बियर और अल्कोहल पे भी उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसलिए अनलाइक एफएमसीजी, जहाँ 2 ढाई 3 लाख और क्या बोल रहा हूँ, 2 ढाई 3 लाख, 2 मिलियन 3 मिलियन आउटलेट्स हैं जहाँ पे माल बिकता है, राइट? बियर और अल्कोहल जो पूरा यूनिवर्स है इंडिया में जहाँ माल बिकता है, वो 100,000 के करीब है, 1 लाख, दैट्स इट। अब कहाँ एफएमसीजी 5 मिलियन आउटलेट्स में बिकता है और ये 0.1 मिलियन में। तो गवर्नमेंट ने वैसे भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी रिस्ट्रिक्ट की है। प्राइसिंग पे टैक्सेशन इतनी की है कि आपका अगर एक कुछ ओहदा है तभी आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हो। तो उन्होंने अपने मेज़रमेंट्स किए हैं, एडवर्टाइज़मेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है, यंग कंज़्यूमर के पास एडवर्टाइज़मेंट ना पहुँचे, उसके लिए उन्होंने काफ़ी एक रिस्ट्रिक्शंस किए हैं, व्हिच आर ऑल वेरी पॉज़िटिव थिंग्स, गुड थिंग्स। But the fact is, consumption of alcohol, if done in moderation and done infrequently, ये नहीं कि आप रोज़ बैठ के 4 बॉटल पी लो। Even most medical practitioners say is not a bad thing. But really, I think हर इंडिविजुअल को अपनी एक चॉइस होनी चाहिए हर चीज़ में, खाने-पीने में, कि वो क्या ले सके और क्या ना ले सके। आई थिंक वहाँ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको अवेयरनेस दे दे और कुछ अगर चीज़ इल्लीगल है, बहुत हार्मफुल है, उसको रिस्ट्रिक्ट करे या बैन करे। बट अगर नहीं है, तो उसको जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है, उसके बाद कंज़्यूमर को छोड़ देना चाहिए, अपनी खुद की डिसीज़न्स लेने के लिए। अभी ये ऑनलाइन डिलीवरी भी बहुत बहुत बात कर रहे हैं कि मतलब जैसे स्विगी पे हो गया, इंस्टामार्ट पे हो गया, ब्लिंकिट पे हो गया कि ये डायरेक्ट डिलीवरी करेंगे। तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो ज़रूर है, हुँ। बट क्योंकि ये स्टेट रेजीम है, तो हर स्टेट को अपना डिसीज़न इंडिविजुअली स्टेट में लेना पड़ेगा। तो कुछ स्टेट्स हैं जो डिसीज़न लेंगे कि हम अलाउ करेंगे और काफ़ी स्टेट्स हैं जो कहेंगे कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। और इसका कारण है क्योंकि अगर आप कर्नाटका देखो, जितनी दुकानें हैं, ये दुकानें बड़ी एक्सपेंसिव है अगर आपको इसका लाइसेंस खरीदना हो, और काफ़ी सालों से कर्नाटका ने एक्चुअली रिटेल में कोई नया लाइसेंस इशू नहीं किया है। खुद अपनी दुकानें खोल रही है गवर्नमेंट, बट प्राइवेट में इन्होंने कहीं नए लाइसेंस इशू नहीं किए हैं। बट हर साल एक एनुअल फ़ी कलेक्ट करते हैं, जो डिसेंट अमाउंट है, और इसके हुँ। वजह से इनको काफ़ी टैक्स में कलेक्शन मिलता है, और विच वो टैक्स का पैसा फिर भी काफ़ी चीज़ों में स्पेंड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेलफेयर में वगैरह-वगैरह, राइट? अब वो पैसा इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर अब ये स्विगी वगैरह से अलाउ कर दें डिलीवरी, तो इसके 2 टाइप के मॉडल हो सकते हैं। या तो वो बंदा जाके दुकान से ही खरीद के बेचेगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो स्विगी वगैरह चाहते हैं कि हमको लाइसेंस मिले, हम अपना गोडाउन क्रिएट करें, हम अपना माल रखें, जैसे हर चीज़ में रखते हैं, और हम फिर जाके बेचेंगे, तो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो अलाउ करेगी, और काफ़ी कंज्यूमर्स यूज़्ड टू हो गए हैं स्विगी, ज़ोमैटो की वजह से, राइट? कि हमने फ़ोन उठाया, ऑर्डर कर दिया, तो काफ़ी रिटेलर्स जो हैं उनका बिज़नेस कम हो जाएगा, और काफ़ी लोग हैं जो एनुअल फ़ी ना भर के अपना लाइसेंस सरेंडर कर दें, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, वो शायद कम हो जाए। तो आई थिंक उनका वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न रहता है, और बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। तो जब तक वो क्लियरली एड्रेस नहीं होता, आई थिंक काफ़ी गवर्नमेंट्स है जो डिसीज़न नहीं लेंगी। बट मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी एंड टेक को यूज़ करके कंज़्यूमर तक चीज़ें पहुँचाना, ये इनएविटेबल है। आज नहीं होगा तो 20-25 साल में हो ही जाएगा। और किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट, किसी कैटेगरी में 20-25 साल बहुत छोटी-सी मायने, ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारी लाइफ़ में बहुत मायने रखता है। ये शायद हमारे टाइम में ना हो, हाँ। बट ये होगा, एक दिन तो ज़रूर ही होगा। जैसे वेस्ट बंगाल और झारखंड ने, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ने इसको ट्राई किया था। वेस्ट बंगाल में अभी भी ऑनलाइन डिलीवरी होती है। बॉम्बे में भी ऑनलाइन डिलीवरी अलाउड है। बट आपको वेबसाइट पे जाके दुकान पे फ़ोन करके ऑर्डर करना है, या उसकी वेबसाइट पे उसको ऑर्डर करना है, वो दुकानदार फिर डिलीवरी करेगा। अब उन्हें अनऑफ़िशियली बॉम्बे में डिलीवरी तो हमेशा ही हो रही थी। बट अब उसको ऑफ़िशियल कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो देयर विल बी डिफरेंट मॉडल्स इन व्हिच इट विल हैपन। बट आई थिंक इसको अगर किसी को क्रिएट करना है ना, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कन्वर्सेशंस में। उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। आप जा रहे हो कि मुझे अपना बिज़नेस क्रिएट करना है। तो जैसे वो कलकत्ते का एग्ज़ाम्पल था ना, जैसे आप जाओगे कि मुझे अपना बिज़नेस क्रिएट करना है, मुझे गवर्नमेंट से कुछ निकालना है, तो आपको ये नहीं काम करेगा। आपको तो पहले समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में इसका फ़ायदा है, नहीं है। उसकी क्या फ़ियर्स एंड एप्रीहेंशन्स हैं। अगर आप उसके साथ वो समझ जाओगे और डायलॉग चालू रखोगे और उसको रेगुलरली चालू रखोगे, तो एक दिन ये होगा। ये एमआरपी शॉप का नाम एमआरपी क्यों रखा गया? तो होता क्या है ना, काफ़ी दुकानदार हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है ₹130 का है।
तो काफ़ी दुकानदार हैं वो कंज़्यूमर को ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, तो वो 140 बोल देता है। अ अगर उसके आस-पास कोई दूसरी दुकान नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आपको पता भी है ये 130 की है और वो 140 बोल रहा है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप बोलोगे नहीं भई मैं नहीं खरीदूँगा, मैं दूसरी दुकान जा रहा हूँ। तो फिर अपना पार्किंग में बाइक उठाओ, वापस जाओ, दूसरी दुकान ढूँढो, फिर पार्क करो। अब ₹10 के लिए काफ़ी लोग नहीं करते हैं। तो काफ़ी दुकानें हैं जो प्राइस के थोड़ा ऊपर बेचते हैं। तो गवर्नमेंट ने जब अपनी दुकानें स्टार्ट की, तो उन्होंने उसका नाम ही रखा एमआरपी आउटलेट, कि एटलीस्ट इन दुकानों में 100% गारंटी है, हर ब्रांड अपने एमआरपी पे ही बिकेगा, कोई ऊपर-नीचे नहीं होगा। अब वो रियलिटी में हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एमआरपी नाम वहाँ से शुरू हुआ। तो काफ़ी जो प्राइवेट दुकानें भी हैं, जो एमआरपी में बेचते थे, अब उनका भी खामख़ा नाम खराब हो रहा है कि यार पता नहीं कहाँ से मुझे करेक्ट प्राइस मिलेगी। तो एक कंज़्यूमर को एश्योरेंस देने के लिए कि आप हमारे पास आओ, हम आपको करेक्ट प्राइस पे भेजेंगे। कई लोगों ने वहाँ बोर्ड लगाए हैं एमआरपी, कि हम भी एमआरपी पे ही बेचते हैं, हम ज़्यादा नहीं आपसे लेंगे। ये ओल्ड मॉन्क की कहानी बहुत आ रही है कि ओल्ड मॉन्क पहले बहुत अच्छी दारू हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा ऑफिसर चॉइस भी, मतलब सारे लोग वही पीते थे, मतलब रम के अंदर। या देखो एकदम से बंद हो गया मतलब। we all grew up with a few brands, right? And a few brands became very iconic. जैसे बियर का ब्रांड है किंगफिशर, बड़ा आइकॉनिक हो गया। वी ऑल ग्रू अप विद इट, मोस्ट ऑफ अस एट लीस्ट। आई थिंक ओल्ड मॉन्क इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स दैट वी ऑल ग्रोन अप विद, क्योंकि वो थोड़ा स्वीट टेस्टिंग है। तो जब आपको दारू पीनी है और आप थोड़े यंग एज के हो, तो वो बिटर टेस्ट जो टेस्ट होता है ना विस्की वगैरह का, आपको पसंद नहीं आता है इनिशियली। तो ओल्ड मॉन्क का बड़ा एक स्वीट रम है। तो ओल्ड मॉन्क एंड कोक, या आधा सोडा आधा कोक, बड़ा बढ़िया चलता है। अ, होता क्या है कि आप उससे करते हो। आप शायद 20 साल बाद बीएमडब्ल्यू भी खरीद लो और आप सिंगल मॉल्ट 10,000 15,000 की बॉटल भी खरीद रहे हो। बट जो आपके ये भी तो ब्रांड है ना जिसके साथ आपने अपना यूथ बिताया है, अपने दोस्तों के साथ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना बकचोदी की है, वो आपकी एक दे बिकम अ पार्ट ऑफ यू, राइट। राइट? एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइकॉनिक ब्रांड। तो वो जो ब्रांड जिसके साथ आपने आपके पहले 5-10 साल बिताए हैं अपने दोस्तों के साथ, it's more than the brand, it's the memories those brands bring back. It's the memories those brands helped you create. तो आज भी अगर सीईओ को आप पूछोगे बियर, तो किंगफिशर उसके ऑप्शन में रहेगा। राइट। भले ही वो जो मर्जी अफोर्ड कर सके। किसी बड़े बिजनेसमैन को पूछोगे, वो सिंगल मॉल्ट भी पीता होगा, उसका खुद का जेट भी होगा, बट ओल्ड मॉन्क रेयरली ना बोलेगा। वो ओल्ड मॉन्क, क्योंकि एक टाइम था, मेरे पास पैसे उतने ही थे, मैं ओल्ड मॉन्क पीता था अपने दोस्तों के साथ, और जब मैं पीता था और थोड़ी ज़्यादा पीता था, तो हमने ये हरकतें की थी, मुझे वो सारी याद आ जाती है। भले ही इमीडिएटली याद ना आए, बट सबकॉन्शियसली बड़ा जो एक उसका रहता है ना, आपके बैक ऑफ द माइंड, आपको एक वार्म फज़ी फीलिंग देता है। तो उसकी वजह से दीज़ 2 ब्रांड्स आर वेरी आइकॉनिक, एंड आई थिंक एंड ओल्ड मॉन्क इज़ वन ऑफ देम। ओल्ड मॉन्क बीच में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, बट आई थिंक जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने टेक ओवर किया है, जहाँ से जो मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में, और उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है पैकेजिंग पे, प्रोडक्ट पे भी, थोड़े प्रीमियम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। तो आई ट्रूली होप, बिकॉज़ आई एम वन ऑफ दोज़ गाइज़ हू ग्रू अप विद ओल्ड मॉन्क, आई ट्रूली होप दैट्स अ ब्रांड दैट ऑलवेज़ इज़ देयर, एंड इट डज़ वेल, बिकॉज़ वो एक सैड डे होगा जब मैं दुकान में जाऊँ और मुझे ओल्ड मॉन्क ना दिखे। क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ मेरी जो मेमोरीज़ थी बढ़िया-सी, जो मैंने ओल्ड मॉन्क के साथ क्रिएट की है, वो किसी ने मुझसे छीन ली। राइट। तो आई थिंक उसके कारण ओल्ड मॉन्क रहेगा, बहुत देर तक रहेगा। तो एक बियर कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट लगता है? अगर आप बियर कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, माइक्रो ब्रूअरी नहीं, बियर नॉर्मल बियर कंपनी जैसे कंपनी, अपन ये डिस्को तो पांडा। ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्योंकि माइक्रो ब्रूअरी तो फिर भी आपको जो लाइसेंस है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो एक लिमिटेड है। बट आपको अगर ब्रूअरी ब्रूअरी बनानी है, तो वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में नहीं है, वो बहुत करोड़ों में है। तो ये जो लार्ज ब्रूरीज़ होती हैं, जो कंपनीज़ की हैं, जैसे एबी InBev की हैं, कार्ल्सबर्ग की हैं, यूबी की हैं, दीज़ आर ऑल 150 टू 400 करोड़ प्रोजेक्ट्स। नो स्मॉल कंपनी कैन अफोर्ड दैट। ठीक है, आप 2 चीज़ें कर सकते हो, आप माइक्रो ब्रूअरी टाइप का सेटअप कर सकते हो, जो ब्रूअरी है, और आप छोटी वॉल्यूम में बिज़नेस कर सकते हो, और गोवा में कुछ कंपनीज़ हैं, जो ऐसा कर रही हैं। बट उधर भी आपको चाहिए 10, 15, 20 करोड़ चाहिए, एक छोटा-सा सेटअप भी करने के लिए। क्योंकि जो ब्रूअरी का प्रोसेस है ना, क्योंकि इसमें चिलिंग फैसिलिटी इतनी यूज़ होती है, टैंक्स हैं, फास्ट मूविंग लाइन्स हैं फॉर पैकेजिंग, वो सारे एक्सपेंसिव हैं।
And many of these things are not made in India. Some of these parts are bought in Germany, so they're expensive. तो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और ऊपर से बियर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, क्योंकि हर स्टेट में डिफरेंट लॉज वगैरह वगैरह हैं। वॉल्यूम प्रेफरेंस स्पिरिट में है, तो बियर का बिजनेस आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि बियर एक फन प्रोडक्ट है, मैं भी अपना एक ब्रांड मार्केटिंग क्रिएट करके कर सकूं। बट ब्रांड मार्केटिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। जो जो इसके पीछे जो बहुत बड़ी कहानी है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री एंड दिस कैटेगरी। जो रूट टू मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसको कैसे समझना है, हर स्टेट में वो भी अलग है। तो ये 2 चीज़ें ये बहुत मायने रखती हैं। अब इसको छोड़ के ये बिज़नेस को फाइनेंस करना है, और इनिशियली जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो अल्कोहल में, तो आपके लाइसेंसिंग कॉस्ट काफ़ी होते हैं। या अगर मुझे एक स्टेट में लॉन्च करना है, जैसे यूपी हुआ, मुझे अपनी जिन वहाँ लॉन्च करनी है। मुझे नंबर याद नहीं है, बट आपको तो पहले एक डिपॉज़िट देना पड़ता है 20-25 लाख का गवर्नमेंट को, कि भई आ जाओ, आज आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, पहले तो 25 लाख मुझे दे दो। अच्छा, क्या लॉन्च करोगे? जिन। अच्छा, जिन लॉन्च करोगे तो पहले तो एक एनुअल फ़ी है 15 लाख की, पहले वो दे दो। तो आपको करना क्या है? आपको जिन लॉन्च करनी है। जिन की कैटेगरी बहुत छोटी-सी है, प्रीमियम जिन उससे भी छोटी है, और यूपी में जिन इतनी पॉपुलर नहीं है। तो अगर आपको जिन लॉन्च करनी है यूपी में, तो पहले तो आपको 35-40 लाख आपके जेब में चाहिए, हाथ मिलाने के लिए। सिर्फ हाथ मिलाने के लिए। हाँ जी। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढो, गोडाउन बनाओ, बॉन्ड बनाओ, लाइसेंस क्रिएट करो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। फिर यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है टोटली। 75 डिस्ट्रिक्ट अगर आपको कवर करने हैं वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट यूपी में, आपको एक टीम ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेगी। अब आप मैन पावर कास्ट का हमें पता ही है, एएसएम हायर करोगे, उसके नीचे 5 टीएससी होंगे, फिर मर्चेंडाइज़र होंगे, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इसलिए जो बियर अल्कोहल की कंपनीज़ है ना, ये कन्वेंशनल बिज़नेस है। शुरू-शुरू में आपके कॉस्ट हाई रहेंगे, बट जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका कॉस्ट मोटा-मोटा उतना ही रहता है, बट रेवेन्यू आपकी बढ़ जाती है। तो अल्कोहल बिज़नेस में अगर कोई कंपनी पहले 5 साल में पैट प्रॉफ़िट या एबिटा पॉज़िटिव हो जाए, तो बहुत बढ़िया है। अ, हमें अब 2 साल हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा साल चल रहा है। इस साल नहीं तो अगले साल तक वी विल 100% बी एबिटा पॉज़िटिव। आई थिंक बाय द सेकंड हाल्फ ऑफ दिस ईयर वी आर एमिंग टू बी एबिटा पॉज़िटिव, क्योंकि वी रियलाइज़ कि कन्वेंशनल बिज़नेस में, टेक बिज़नेस के जैसे पैसे इतनी आसानी से नहीं मिल जाते हैं इन्वेस्टर से। क्योंकि जब हमने बात लोगों से शुरू की, पैसे थोड़ा हमने बूटस्ट्रैप किया, बट ऑब्वियसली हमारे पास उतने पैसे तो हैं नहीं, हमें लोगों से पैसे इकट्ठे करना पड़े। अब जो दोस्त यार थे उन्होंने तो दे दिए, तो जो पहले शुरू में पैसे चाहिए थे वो आसानी से मिल गए। बट अब वो दोस्तों के दोस्तों से बात करनी पड़ी, या फिर फंड हाउसेस से बात करनी पड़ी। तो एक बड़ा अर्ली रियलाइज़ेशन हो गया हमें, और अच्छा है कि थोड़ा अर्ली हो गया, क्योंकि हमने अपना बिज़नेस मॉडल काफ़ी चेंज किया उसकी वजह से। 90% जो फंड है, फंड मैनेजर्स के साथ, वो एलोकेटेड है 3 जगह। टेक, एनी टाइप ऑफ टेक, राइट? इट कुड बी एजुकेशन टेक, इट कुड बी फिनटेक, एनी काइंड। जहाँ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है, वहाँ मैं पैसा डालने को रेडी हूँ। दूसरा इज़ न्यू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसमें पैसा बहुत जा रहा है। और तीसरा, आज का नया बज़वर्ड आ गया है, एआई। तो 90% पैसा जो फंड्स के पास है, या 90% फंड्स जो हैं, अपना पैसा लार्जली इन 3 जगह पे डाल रही है। नंबर्स तो बड़े-बड़े देखते हैं हम पेपर में कि इतने करोड़ स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, बट अब उसका आप 10% निकालो। अब उस 10% में एफएमसीजी भी आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आता है, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो आपको उस 10% में अपना शेयर निकालना है, अगर आपको अपनी कन्वेंशनल अल्कोहल बिज़नेस को फंड करना है। अब काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो सेकंड जनरेशन है, सो दे आर वेल ऑफ, दे हैव लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स साइड एक्सेट्रा। बट फॉर अ रेगुलर स्टार्टअप व्हिच इज़ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, आई थिंक उनको ये अर्ली रियलाइज़ेशन अगर हो जाए कि आप अपना शुरू के 4-5 साल का जो बर्न प्लान कर रहे हो, आप उसको जितना कम मैनेज कर सकते हो करो, ताकि जितना पैसा आप कलेक्ट कर सके हो, आप उसको लंबा खींच सको। राइट। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी कारण हमने अपना बिज़नेस मॉडलिंग थोड़ी चेंज की इस साल, एंड हमारा प्लान नहीं था शुरू में, बट फॉर द सेकंड हाल्फ ऑफ दिस ईयर वी आर इंटेंडिंग टू बी एबिटा पॉजिटिव। और ये हमारा 2.5 साल के बाद अगर आप एबिटा पॉजिटिव हो रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, इसकी वजह से हमने जो प्लान किया था शुरू में कि हम इतना ग्रो करेंगे, हमने उसको थोड़ा कम कर दिया। बट ठीक है, थोड़ा गिव एंड टेक करना पड़ता है बिज़नेस में, स्टार्टअप में आपको पिवट करना पड़ता है। जितना जल्दी आप करो उतना बेहतर है, और एक बार नहीं, आपको कई बार करना पड़ता है, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। तो जिनको भी अपनी लीकर की कंपनी स्टार्ट करनी है ना,
वो ये पॉडकास्ट तो आपको देखना कंपलसरी है। अगर ये पॉडकास्ट नहीं देखा तो शायद आप स्टार्ट करना भी मत कभी। सर एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन लीकर कंपनीज इंडिया में कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है? मान लो आज मैं आपकी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाता हूँ, राइट। आने वाले 15 साल में क्या लगता है आपको? तो लेट्स स्टार्ट विद लिकर कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, राइट? अगर आप पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, पहले तो बड़ी कंपनीज देखते हैं। देयर इज़ यूएसएल, डियाजियो, देयर इज़ यूबी, हाइनेकेन। ये 2 सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है ज़्यादा बढ़िया नहीं रही है। इनफैक्ट यूबी की बॉटम लाइन ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़िया नहीं रही है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट स्टॉक मार्केट पे इनका रिटर्न बहुत बढ़िया गया है पिछले 3 साल। थोड़े नेक्स्ट लेवल की कंपनीज पे आते हैं, जैसे है आपकी अ, रैडिको कहतान, रैडिको की जो कंपनी है, सोम डिस्टिलरीज़ है, तिलक नगर है, 3-4 ऐसी कंपनीज़ हैं जो थोड़े नेक्स्ट लेवल पे आती हैं। इनका जो रिटर्न रहा है वो डियाजियो, यूएसएल से भी कहीं बेहतरीन रहा है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जो बड़ी कंपनीज़ है जब उनका ध्यान कहीं बँटता है, तो अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं न कहीं आती हैं जो इन कंपनीज़ ने ऑब्वियसली देख के ग्रैब की हैं। और दैट्स व्हाई इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया रही है। टॉप लाइन ग्रोथ के साथ-साथ इनके जो फिक्स्ड कॉस्ट थे वो थोड़े मैनेज हुए हैं और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है पिछले 3 सालों में। अगर आप 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, तो इनकी जो ग्रोथ हुई है वो यूबी डियाजियो से भी कहीं बेहतर रही है। जितने भी मैं स्टॉक एनालिस्ट से बात करता हूँ, दे आर वेरी कन्विंस्ड कि जो अल्कोहल कंपनीज़ हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, दे आर सेट फॉर गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर पीरियड। अभी 1 साल में कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखो 5-10 साल, तो ये जो कैटेगरी है, अगर कंपनी आपने ढंग की चुनी है, तो आपका ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगा। इट विल आउट परफॉर्म द स्टॉक मार्केट। ओ राइट। अब आप आ जाओ छोटी कंपनीज, जैसे सुला ने अभी आईपीओ किया, बढ़िया किया है और आईपीओ के बाद भी उनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। सबसे जो लास्ट आईपीओ हुआ है वो एबीडी का था। एबीडी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट अल्कोहल कंपनी है शायद वॉल्यूम बेसिस पे। उनका आईपीओ हाल ही में कुछ हुआ है और उनका आईपीओ भी काफ़ी बढ़िया किया है। ऑल्दो उनकी अगर आप बैलेंस शीट वगैरह देखो तो इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी डेट रिटन कंपनी थी, बट आईपीओ के बाद वो ऑब्वियसली पैसा यूज़ करेंगे काफ़ी डेट को घटाने के लिए। अब जैसे आप डेट को घटाओगे, आपका एबिटा तो वहीं रहेगा बट आपका पैट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एबिटा के बाद आपका इंटरेस्ट है और फिर पैट है, राइट? तो वो इम्प्रूव हो जाएगा और जैसे ही वो इम्प्रूव होगा आपका स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस और भी बढ़िया होगा। सो आई थिंक कंपनीज लाइक Sula, ABD, Radico, etc., SOM especially, and Tilak Nagar are likely to perform very well over the next few years. Now let's come to the third one. स्टार्टअप्स गेम में जो है काफ़ी छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, कुछ 10 साल पुरानी हैं, बीरा 10 साल पुरानी है, काफ़ी टाइम हो गया उसको आए हुए। मेरे हिसाब से दे मस्ट बी लुकिंग एट द आईपीओ मार्केट एंड आर लुकिंग एट कमिंग इनटू द आईपीओ मार्केट। आई वुड एक्सपेक्ट देम टू कम टू द आईपीओ मार्केट। अब जब वो आईपीओ के लिए आएँगे तो कुछ अपने नंबर्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे, तो देखना पड़ेगा उनका कितना वॉल्यूम है, कितना रेवेन्यू है, कितना लॉस है, और उसके बेसिस को डिसीजन लेना पड़ेगा। बट ब्रांड उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया है एंड आई थिंक व्हाट दे आर लैकिंग इज़ मनी इन हैंड। इफ दे हैड मनी इन हैंड दे कुड ग्रो मच फास्टर, क्योंकि पिछले 2-3 साल में उनकी जो ग्रोथ जो शुरू में हुई थी, वो काफ़ी कम हो गई है। अ, छोटी स्टार्टअप्स बहुत सारी हैं, जिन के काफ़ी क्राफ्ट ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं, तो उनकी स्टार्टअप्स हैं। हमारी कंपनी तो बहुत ही नई है, द दो दो 2 साल ही हुए हैं इसको। तो स्टार्टअप्स का जो है ना, शुरू का जो सीड फंडिंग रहता है, जो एंजल फंडिंग रहता है, अगर कंपनी थोड़ी बहुत भी बढ़िया कर ले, तो वो जो जिस रेट पे उसने पैसे डाले थे, तो उसका तो वो 100x कर लेगा। मिनिमम। और मैं कन्वेंशनल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, मैं टेक बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हाल ही में किस पेपर में देखो तो कई लोगों ने डिक्लेयर किया है, जैसे टाटा ने कुछ अपना स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, सेल किया है, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट 1000% रिटर्न, 1500 return over a 10-year period, which is unheard of. It's phenomenal. But the angel investors, if they bet right, they would definitely make anywhere between 500 to 1000x kind of a return. क्योंकि इनिशियली पैसा जब डलता है तो लोग डालते हैं 5-10 करोड़ की वैल्यूएशन पे। अब जिस दिन वो कंपनी 1000 करोड़ की हो जाएगी वैल्यूएशन, राइट। और 1000 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए आपको चाहिए क्या? आपको 150 करोड़ की टर्नओवर चाहिए। आपका अगर एबिटा प्रॉफिटेबल है, तो आपको 6, साढ़े 6, 7x आराम से मिल सकता है। राइट, राइट। तो वो जिसने 10 करोड़ में इन्वेस्टमेंट किया था, उसको 1000 करोड़ में एग्ज़िट मिलेगा,
तो वो तो बहुत ही खुश रहेगा। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं आई थिंक उनके भी रिटर्न्स बढ़िया होते हैं। अब हम सीरीज़ ए तक भी नहीं पहुँचे हैं, बट सीरीज़ ए टिल आईपीओ अगेन पीपल मेक वेरी गुड रिटर्न्स। हम तो उससे भी एक स्टेप पहले हैं, क्योंकि हमारा प्री सीरीज़ ए राउंड फंडिंग का चल रहा है एंड पीपल आर डूइंग गुड इन्वेस्टमेंट्स विद अस एंड वी आर गेटिंग द मनी एज़ एंड व्हेन वी नीड इट। हाँ, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, वो दोज़ आर स्टार्टअप प्रॉब्लम्स, यू लर्न टू लिव विद देम। But the kind of returns startups are going to give in this country, not just in conventional but in tech space, are phenomenal. बट आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी कंपनी सक्सेसफुल होने वाली है और कौन सी मैनेज नहीं हो पाएगी और बंद हो जाएगी, और वो चॉइस करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। बट अगर आप फंडामेंटल्स को देखो ध्यान से कि ये कंपनी जो है इनको कौन चला रहा है, राइट? अगर अल्कोहल की अगर आप कंपनी देखो, तो अल्कोहल इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, तो जो इसके फाउंडर्स हैं क्या ये अल्कोहल इंडस्ट्री से हैं? क्या इनके पास इनफ एक्सपीरियंस है ये चीज़ें समझने के लिए? टैक्सेशन, लीगैलिटी, रूट टू मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ द बिजनेस इज रन एंड कंज्यूमर इनसाइटिंग, डू दे नो दीज थिंग्स? तो अगर, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारे जो 4 फाउंडर हैं इंक्लूडिंग मी, वो सारे अल्कोहल इंडस्ट्री से हैं, सबका 20 ईयर के ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो कलेक्टिवली हमारी जो 4 की टीम है, हमारा तो 100 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो इनिशियल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस था वो इसकी वजह से आया कि पता नहीं क्या करेंगे, बट अगर ये 4 इकट्ठे हुए हैं तो कुछ तो कर ही लेंगे। अब दूसरा जो लेवल आता है ना, काफ़ी स्टार्टअप्स में मैंने देखा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो यंग स्टार्टअप्स हैं, जो यंग लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते, ज़्यादातर वही करते हैं। वो जोश तो उन्हीं में रहता है, भले ही तजुर्बा ना हो। बट यंग स्टार्टअप्स में क्या होता है ना, जब 3-4 फाउंडर्स होते हैं जो 20, 21, 22, 23, 24 साल के हैं, तो इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होती हैं, तो कभी-कभी उनको ये रिज़ॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लेवल की मैच्योरिटी नहीं होती है। राइट, राइट। तो कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ, जो लोग 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र के आजू-बाजू जब लोग इकट्ठे होके स्टार्टअप करते हैं, तो इनकी जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी रहती है, बिकॉज़ दे बीन थ्रू लाइफ, लाइफ का एक तजुर्बा रहा है, बिज़नेस का एक तजुर्बा रहा है, और जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ साइकिल में, वो इसको लेकर आते हैं। और वैसे भी वो जो जोश रहता है ना 21-22 साल में, वो 40 साल में थोड़ा अलग किस्म का होता है। राइट। तो दे आर एबल टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्टे टुगेदर इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ नहीं होती है। सब जगह होता हाँ, अगर 3 बॉटल बियर की आ गई, आपने 1 खत्म की, मैंने 1 खत्म की, तो तीसरी बॉटल पे हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। है। हाँ, घर में मियाँ-बीवी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो पार्टनर्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। राइट। बट अगर आप थोड़ी एज है, थोड़ी मैच्योरिटी है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को बेटर मैनेज करोगे। तो इन्वेस्टर ये भी बड़ा देखता है, जो मैच्योर इन्वेस्टर है। तीसरी चीज़ जो इन्वेस्टर आई थिंक देखता है, और मैं अभी बिज़नेस में आया नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ इन्वेस्टर जो देखता है फाउंडर के बारे में उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ वो ये देखता है कि काफ़ी लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं या मार्केटिंग अच्छी बना लेते हैं, शुरू का जो काम है वो बढ़िया कर लेते हैं। बट जब आपके पास कम पैसे होते हैं और आप कम बिज़नेस कर रहे हो, तो आप बड़ा बढ़िया काम कर लेते हो। और जब आपके पास बहुत पैसे आते हैं ना इन्वेस्टर के साथ, फिर आपका जो चैलेंज है वो ब्रांड क्रिएट करना नहीं है, प्रोडक्ट क्रिएट करना नहीं है, वो तो आपने कर लिया। उसमें तो आप सक्सेसफुल हो। अब आपका जो चैलेंज है वो स्केलिंग अप का है, राइट। और वो स्केलिंग अप इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम फ्रॉम अ स्टार्टअप। Startup is innovation. Brand, product, idea, consumer insight, tech, whatever it is, you create it. But when you have to take this from X to 100X, then it's a very different ball game. So I think young founders, many of them are very sensible, और वो फिर पैसे अपने खर्च करते हैं अपनी मैनेजमेंट टीम हायर करने के लिए, जो एक्सपीरियंस्ड है और बड़ी कंपनीज चला चुकी हैं, जिनको समझ है कि छोटी से बड़ी करना, जो ये ट्रांजिशन है, ये कैसे करना है, ये बेहतर जानते हैं। कई जो हैं खुद करने की कोशिश करते हैं, उनमें से कई फेल होते हैं, और काफ़ी फाउंडर्स इस एरिया में ना थोड़ा-सा पैसा बचाने के लिए बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब लकीली हमारी तरफ अगर आप देखो, तो हम 4 लोग हैं जिन्होंने सीनियर लेवल्स पे काम किया है, तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एटलीस्ट इन्वेस्टर को ये डर नहीं रहता है कि जब ये इस लेवल पे पहुँचेंगे और इनके पास बहुत पैसा आएगा, तो ये स्केल अप कैसे करेंगे, लोगों को हायर कैसे करेंगे? कर लेंगे, इन्होंने तो किया हुआ है ऑलरेडी। तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है। अब लास्ट आई है कि इनका बिज़नेस आइडिया क्या है? इज़ द आइडिया कि 50 जिन है मार्केट में और उन्होंने एक जिन लॉन्च कर दिया? नहीं।
इन्होंने जब जिन भी लॉन्च किया, इन्होंने बड़े सोच समझ के लॉन्च किया। जिन की कैटेगरी बहुत छोटी है, बहुत ग्रो हो रही थी। बट इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सिर्फ जिन नहीं लॉन्च करूँगा, जो हर स्टार्टअप कर रही है। मैं पूरी व्हाइट स्पिरिट्स की इंडस्ट्री को स्टडी करूँगा और देखूँगा गैप कहाँ पे है। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। वी लुक्ड एट द एडजेसेंट कैटेगरी। जिन तो बहुत छोटा है, 2 मिलियन कैटेगरी भी नहीं है, बट वोडका काफ़ी बड़ा है। 16-17 मिलियन की केस की कैटेगरी है। तो हमने उसको बड़ा बारीकी से स्टडी किया कि जो ये जिन का कस्टमर है, आ कहाँ से रहा है। छोटा-सा कस्टमर, नया कंज्यूमर है, जो बियर वगैरह पी रहा था, जिन में आ गया। बट 80-90% कंज्यूमर तो वोडका पी रहा था, जिन में आ गया। तो ये ग्रोथ वहाँ से आ रही है। तो सिर्फ जिनको देखना गलत है, तो जहाँ से आ रहा है पहले उस घर में तो झाँके, क्या हो रहा है? तो उस घर में जब हमने झाँका तो हमने देखा कि जो वोडका का कंज़म्पशन है इंडिया में, उसका पैटर्न थोड़ा यूनिक था। 50% के ऊपर जो इंडिया में वोडका की कंज़म्पशन होती है, वो फ्लेवर्ड फॉर्म में होती है और उसमें 2 फ्लेवर हैं जो सबसे बढ़िया चलते हैं। 90% व फ्लेवर की कैटेगरी ना वहीं पे है, ऑरेंज और ग्रीन एपल। तो ये 2 फ्लेवर जो हैं और जो फ्लेवर कैटेगरी है, अगर 50% का सेगमेंट वोडका का फ्लेवर में कंज़्यूम करता है, तो जब आप अपनी जिन लॉन्च कर रहे हो, अगर आपके पास फ्लेवर नहीं है, तो आप इस 50 से तो बात ही नहीं कर रहे ना। तो अगर हम करेंगे, तो जहाँ हमें 100 बेचना था, शायद हम 200 नहीं तो 150 बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वो किया एंड वी वर अमंग्स्ट द फर्स्ट इन द जिन बिज़नेस टू लॉन्च फ्लेवर्स। सो व्हेन वी लॉन्च्ड जिन, वी लॉन्च ग्रेट इंडियन जिन, वी लॉन्च ग्रेट इंडियन ऑरेंज जिन एंड ग्रीन एपल जिन। एंड द थर्ड थिंग वी डिड बड़ा ऑब्वियस था। अब जब छोटी सेगमेंट है, छोटा वॉल्यूम है ना, तो लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं करते हैं। तो भले ही वो एमएनसी कंपनी थी या स्टार्टअप कंपनी, सबके पास 1 बॉटल होती थी। ये मेरी जिन की बॉटल है या मेरे पास 2 ब्रांड है, मेरे पास 2 बॉटल है। हमने कहा नहीं, जो कस्टमर आता है वो 2000 खर्चने से पहले हिचकिचाएगा। बट अगर उसके पास ₹200 का सैंपल प्रोडक्ट है, जो सब 60 या 90 एमएल की बॉटल होती है, तो वो पीने में उसको हिचकिचाहट नहीं होगी और अगर पसंद आया तो अगले दिन वो आके 2000 भी खर्चेगा। तो वी वर एक्चुअली अमंग्स्ट द फर्स्ट इन जिन अगेन टू लॉन्च 60 एमएल, 180 एमएल, 750 एमएल टुगेदर। तो यहाँ पे जिन की मार्केट जब हमने एंटर किया, तो कुछ ब्रांड्स थे जो 60 साल से हैं और कुछ ब्रांड्स थे जो 10 साल से और कुछ ब्रांड्स थे जो 1 साल से हैं, बट सबके पास 1 बॉटल थी। जिस दिन हमने लॉन्च किया, हम 9 बॉटल के साथ लॉन्च किया। जिन, ऑरेंज, ग्रीन एपल, ऑल विथ 3 एसकेयूज़ एंड द रिजल्ट वाज़ वेरी फेवरेबल। हमने शुरू में 4 मार्केट्स में लॉन्च किया। कर्नाटका में विदिन 4 टू 5 मंथ्स वी वर द थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग प्रीमियम जिन इन दिस मार्केट और ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। यहाँ आसानी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ क्योंकि यहाँ दुनिया का जितना जिन का ब्रांड आप सोच सकते हो सारा है। बैंगलोर में तो है ही। बैंगलोर में तो डेफ़िनेटली आपको मिल जाएगा। बैंगलोर, बॉम्बे, गोवा में तो 100% ये सारे ब्रांड मिल जाएँगे। तो नंबर 3 प्रीमियम जिन की जो कैटेगरी है अगर उसमें आ सकते हो, तो आप कुछ तो सही कर रहे हो। तेलंगाना में वही हुआ, वी वर अमंग्स्ट द टॉप 3 सेलिंग ब्रांड्स। पौंडीचेरी में भी इन फैक्ट वर द नंबर 1 सेलिंग ब्रांड। गोवा में वी आर अमंग्स्ट द टॉप सेलिंग ब्रांड्स। तो ये जो सक्सेस आया, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने जो अपनी जिन बनाई वो हर जिन से बेहतरीन थी। सबकी जिन अच्छी है, हमारी भी अच्छी है, सबकी अच्छी है। आपके पसंद पे है, आपको शायद वो पसंद आए, ये ना पसंद आए। बट जो इनसाइट्स थे ना कि जो फ्लेवर की कैटेगरी है, जो किसी ने किससे बात नहीं की, जो छोटे एसकेयूज़ हैं, पता नहीं क्यों नहीं लोगों ने लॉन्च किए बट हमने किए, दिस गिव अस अ सक्सेस। सिमिलरली इफ यू लुक एट आवर डिस्को पांडा बिज़नेस, वी हैव नॉट सेड कि बियर है, बहुत बड़ी मार्केट है, मैं भी कर देता हूँ बियर। वो आसान भी है, मुश्किल भी है करना, पैसे भी लगेंगे, बट सक्सेस बहुत मुश्किल है क्योंकि लाइक आई सेड 85% मार्केट बिलॉन्ग्स टू 3 बिग एमएनसीज़ और उसके बाद फिर बीरा है और छोटी सी स्टार्टअप्स काफ़ी हैं जो एस्टेब्लिश हो गए हैं। प्लस सोम डिस्टिलरीज़ है, एसएनजे है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। तो आपको इसमें सक्सेस लाने के लिए पहले तो आपका कंज़्यूमर इनसाइट क्या है? क्या कंज़्यूमर के पास कुछ रीज़न है आपको पसंद करने का? अब हमारा क्या है आंसर उसके लिए कि 8 के ऊपर कोई बना नहीं रहा है, हम देंगे आपको ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग बियर 90% पीपल स्ट्रॉन्ग बियर पीते हैं। उनसे कोई क्राफ्ट फ्लेवर वगैरह प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रहा है, उनको कोई दे नहीं रहा है, तो हम कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा क्लियर इनसाइट और क्लियर स्ट्रैटेजी रही है। तो जब इन्वेस्टर इसको देखेगा ना, तो आई थिंक दे विल फाइंड मेनी रीज़न्स टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट्स विद अस राइट। बिकॉज़ उनका एक बिलीफ रहेगा कि अ, इनका जो थॉट प्रोसेस है ये स्ट्रक्चर्ड है, बढ़िया है, इनसाइटफुल है और इनको बिज़नेस करना आता है। थैंक यू गुरप्रीत सर। थैंक यू सो मच।